जय श्री राम दोस्तों, आपका स्वागत है ममता हिंदी कहानियां चैनल में। यहाँ पर आपको मिलेंगी दिल को छू जाने वाली प्रेरणादायक कहानियां। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव कमेंट में जरूर दें। आपके सहयोग से आपका अपना चैनल ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। धन्यवाद। कच्छ के एक गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम था अली। अली बढ़ई का काम करता था। गांव के सब लोग उसे बहुत प्यार करते थे। वह छोटा सा था, तभी उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी, इसलिए वह अकेला ही रहता था। रोज शाम को अपना काम खत्म करके अली गांव के पोखर के किनारे जा बैठता और सोचता कि काश उसका भी अपना घर बार होता। ले देकर सगे संबंधियों से उसकी एक बूढ़ी मौसी पर थी जो 4 गांव आगे रहती थी। अली को उससे मिले कई साल हो गए थे। एक रोज अली ने तय किया कि वह अपनी मौसी से मिलने जाएगा। आखिर वह बूढ़ी थी, हो सकता है बीमार भी हो। अली ख्याली उलाव पकाने लगा और सोचने लगा कि उसे देखते ही मौसी की आंखों में खुशी के आंसू उमड़ आएंगे। अगले दिन सूर्योदय से भी पहले अली अपनी मौसी के घर के लिए निकल पड़ा। विमल, जो एक कुम्हार था और अली का मित्र भी, ने बहुत कोशिश की कि अली अपने जाने का इरादा छोड़ दे। एक बार फिर सोच लो, विमल अली से बोला, तुम्हें अपनी मौसी से मिले हुए अरसा बीत गया है। हो सकता है तुम्हें देखकर वह इतनी खुश न हो जितना तुम सोच रहे हो। मेरा चचेरा भाई उसी गांव में रहता है और उसने मुझे बताया है कि वह विधवा है और बहुत अमीर भी, पर साथ में बहुत ही कंजूस भी है। हो सकता है तुम्हें देखकर वह सोचे कि तुम उसका पैसा हड़पने आए हो। लेकिन अली तो जाने की ठाने बैठा था और विमल की बात का उस पर कोई असर नहीं हुआ। अली के पास अपना कोई गड्ढा तो या नहीं, इसीलिए तपती हुई धूल शनि सड़क पर वह पैदल ही चला जा रहा था। जब सूरज सिर पर चढ़ आया तो अली ताड़ के पेड़ों तले बैठकर सुस्ताने लगा। थका मांदा, भूख से बेहाल अली सूर्यास्त तक अपनी मौसी के गांव पहुंच ही गया। गांव में घुसते ही अली को एक मोची मिला जो अपनी दुकान बंद कर घर जाने की तैयारी में था। जब अली में उसने अपनी मौसी के घर का रास्ता पूछा तो मोची उसकी तरफ बड़े कौतूहल से देखने लगा। तुम इसी सड़क पर सीधे चलते जाओ, तुम्हें एक बहुत ही विशाल घर मिलेगा जिसे देखकर लगता है कि अब गिरा और तब गिरा। मोची बोला, पर ऐसा न सोचना कि वहां तुम्हारा स्वागत सत्कार होने वाला है और गर्मा गर्म खाना मिलने वाला है। उसने फिर कहा, वहां जो विधवा रहती है वह अव्वल दर्जे की कंजूस है। अगर बच्चे उसके बगीचे में गिरे हुए फल भी उठाने जाते हैं तो उन्हें भी भगा देती है। अली भारी कदमों से मौसी के घर की तरफ चलने लगा। वह पसोपेश में था। हो सकता है विमल की ही बात सच हो। जब घर नजर आया तो अली का दिल डूबने लगा। घर की दीवारें मटमैले पीले रंग की थी और जगह जगह से उनका रंग उखड़ रहा था। खपरेल टूटी पड़ी थी और आंगन में कूड़ा करकट जमा था। टूटे हुए दरवाजे के पास वाले खंबे के साथ ही एक अधमरा उदास सा गधा बंधा था। गधे की पसलियां तक नजर आ रही थी। उसकी आंखें देखकर अली को लगा कि शायद ही उसने इतनी दुख भरी आंखें पहले देखी हो। गधा अली की ओर ऐसे ताकने लगा जैसे खाने की भीख मांग रहा हो। अली को गधे पर दया आई। उसे लगा कि उसे वापस जाकर पड़ोस की दुकान से थोड़ा चारा लाना चाहिए। अली चारा लाया और गद्दे के आगे फैला दिया। गधा गपागप करके ऐसे खाने लगा मानो उसने कई दिनों से कुछ नहीं खाया हो। कौन है? एक कर्कश आवाज आई। मेरे गद्दे से तुम्हें क्या काम है? अली ने मुड़कर देखा तो पके बालों वाली पतली सी बुढ़िया खड़ी थी। तो ये है मेरी मौसी, अली मन ही मन बोला। वह साड़ी में थी जो सफेद कम पीली ज्यादा थी। उसके माथे पर क्रोध की रेखाएं साफ दिखाई पड़ रही थी। अली ने उसे अपना नाम
पता बताया, पर मौसी अली से मिलकर बिल्कुल खुश नहीं हुई। और जैसा कि विमल ने कहा था, मौसी को लगा कि अली उसके पैसे ऐंठने ही आया है। मैं तो बहुत ही गरीब हूं, वह बोली। मेरे पास कोई पैसा वैसा नहीं है, अपना ही पेट मुश्किल से पालती हूं, तो तुम्हें क्या दूं? तुम तो बस मुंह उठाकर आ धमके मेरे पास। अली को बुरा तो बहुत लगा, मगर उसने कुछ भी जाहिर नहीं होने दिया। उसे तो सिर्फ थोड़ी आत्मीयता, थोड़ा प्यार चाहिए था। उस रात जब अली रसोई के फर्श पर सोया तो उसका पेट खाली था और मन भरा हुआ। मौसी ने उसे सिर्फ एक कटोरी पतला कुनकुना सा दलिया खाने के लिए दिया था, और जब अली ने कहा कि वह अगली सुबह लौट जाएगा तो एक बार भी उसे रोकने की कोशिश नहीं की। अगले दिन जब अली चलने को तैयार हुआ तो मौसी बोली कि अगले दिन गांव तक वह भी उसके साथ चलेगी। आज मंगलवार है, गांव में बाजार लगेगा, वह बोली। मैं अपने इस निखट्टू गधे को आज ही बेच दूंगी, काम न काज का, दुश्मन अनाज का। बेचारा गधा क्या था, हड्डियों का ढांचा भर था, किसी को बैठा तो सकता नहीं था। अली और मौसी जैसे तैसे उसे बाजार तक ले गए। गांव भर के लोग वहां जमा था। दुकानदार और खरीदार चिल्लाकर आपस में मोल भाव कर रहे थे। झुंड के झुंड दुकानों के आसपास खड़े तरह तरह की चीजें देख रहे थे। चटकीले कपड़े, सजीले मटके, कई तरह के फल और सब्जियां और बच्चों के लिए लड़की के खिलौने। अली और बुढ़िया बाजार के बीचों बीच आ गए, जहां लोग अपने अपने जानवर बेचने आए हुए थे। अपनी तीखी आवाज में मौसी ने घोषणा की कि जो भी उसके गद्दे का सर्वाधिक दाम देगा, गधा उसी का हो जाएगा। अली यह देखकर बहुत हैरान हुआ कि बहुत से व्यापारी बोली लगाने के लिए आगे आए। तब उसे एहसास हुआ कि दरअसल गधा काफी हट्टा कट्टा चौड़ी पीठ वाला था। अगर उसे ठीक से खिलाया पिलाया जाए तो वह अपने मालिक के बहुत काम आ सकता था। तभी एक धनवान व्यापारी ने अपनी दर्पीली आवाज में गधे के लिए ऊंची बोली लगाई। गधा सिर उठकर सीधा अली को तकने लगा। ऐसा लगता था जैसे वह अली से इल्तिजा कर रहा हो कि उसे खरीद ले, मानो कह रहा हो, जरा इस सेठ को तो देखो, लगता है मुझ पर खूब कोड़े बरसाएगा और तुम्हारी मौसी से भी कहीं ज्यादा मेरी मरम्मत करेगा। मैं तुम्हारा गधा खरीदता हूं। अली एकदम मौसी से बोला। बुढ़िया ने जब देखा कि अली का दिल गधे पर आ गया है और वह उसे किसी भी कीमत पर खरीदना चाहेगा, तो वह अली से बोले, ठीक है, पर सेठ की लगाई बोली से 50 रुपए ज्यादा लूंगी। और ले देकर अली की पूंजी बस उतनी ही थी, पर अली गधे की मोक प्रार्थना को अनसुना नहीं कर पाया और बुढ़िया को उसकी मुंहमानी कीमत दे दी। उस सूखे से गद्दे को लिए अली अपने गांव वापस आ गया। जैसे ही विमल ने उसे देखा तो ठहाका लगाकर हंस पड़ा। मिलने गए थे मौसी से और लौट रहे हो इस हड्डियों के ढांचे के साथ, उसने चुटकी ली। ठीक है अली भाई, अगली बार मेरा कहा तो मानोगे। अली ने गधे को भरपेट खिलाना शुरू किया। जल्दी ही गधा खूब मोटा ताजा हो गया। अब गधा अली का बोझ भी ढोने लगा। अली हर वक्त अपने गधे से बतियाता रहता था और गधा भी न सिर्फ अली के शब्दों को बल्कि उसकी भावनाओं को भी खूब समझता था। गधे की आंखों में सदा कृतज्ञता का भाव रहता। अली को भी गधा खरीदने का कोई पछतावा नहीं था, क्योंकि वह अली के जीवन का अहम हिस्सा बन चुका था। अब शाम को सब गांव वालों के अपने अपने घरों को लौट जाने के बाद भी अली को अकेलापन महसूस नहीं होता था। कुछ महीने बाद अली को अपनी मौसी के देहांत की खबर मिली। अली को लगा कि मौसी के अंतिम संस्कार का जिम्मा उसका है। आखिर वही तो था जो मौसी का अपना था। अपने गद्दे पर सवार हो अली अंत्येष्टि की सब तैयारियां करने निकल पड़ा। क्रिया कर्म के बाद अली ने अंतिम बार अपने मौसी के घर में रात बिताई। वह गद्दे की रस्सी खोलने बरामदे में गया। गधा सुबह से ही बेचैन था और अली को ऐसा महसूस हो रहा था मानो गद्दे को मौसी के दुर्व्यवहार की पिछली बातें याद आ रही हो। जैसे ही अली ने रस्सी खोली, गधा आंगन के दूसरे कोने में जाकर
अपने खुर से जमीन खोदने लगा। शायद भूखा है। अली ने ऐसा सोचते हुए उसके सामने हरी घास फैला दी, पर गधा जमीन खोदता रहा। शायद प्यासा है, अली ने सोचा और उसे पीने के लिए पानी दे दिया। लेकिन गधे ने पानी भी नहीं पिया और जमीन खोदता रहा। अली थका हुआ था। उसने चिढ़कर पूछा, आखिर तुम्हें चाहिए क्या? गधा बेचारा क्या बोलता, वहीं खड़ा रहा। यकायक अली को फावड़े का ख्याल आया। फावड़ा? रात के इस पहर में मुझे फावड़े की क्या जरूरत है? उसने खुद से पूछा। फट से उसके दिमाग में एक जबरदस्त बात आई। क्या गधा उसे कुछ बताने की कोशिश कर रहा है? क्या वह उससे जमीन खोदने की इल्तिजा कर रहा है? अली तेजी के साथ वहीं फावड़ा चलाने लगा जहां पहले गधा खोद रहा था। उसने कुछ फुट ही खोदा था कि उसका किसी सख्त चीज से टकराया और दन की आवाज आई। अली जल्दी जल्दी हाथ चलाने लगा और तब उसे लोहे का एक संदूक दिखाई पड़ा। संदूक से बंधी हुई रस्सी खींचकर अली ने उसे बाहर निकाला। उसे खोलते हुए अली का दिल जोर से धड़क रहा था। पूरा संदूक चांदी के बर्तनों और सोने के गहनों से भरा पड़ा था। अली समझ गया कि इसी संदूक में मौसी ने अपनी तमाम दौलत छिपाई हुई थी। मौसी ने जब इसे जमीन में गाड़ा होगा तो गधे ने देख लिया होगा। अली ने अपनी बाहें गधे के गले में डाल दी। मेरे दोस्त, वह प्रफुल्लित होकर बोला, तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं? गधा आंखों से अली के प्रति आभार प्रकट कर रहा था। अली ने संदूक को गधे की पीठ पर रखा और अपने गांव लौट आया। उसने एक दुकान खोली और जल्दी ही एक कामयाब और ईमानदार दुकानदार के रूप में जाना जाने लगा। लेकिन वह कभी नहीं भूला कि यह सौभाग्य उसको अपने गधे के कारण ही मिला था। भारत की लोक कथाएं, माला पांडुरंग। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अपने सुझाव कमेंट करना न भूले। तो चलिए आज की अगली कहानी शुरू करते हैं। किसी भी भाषा की एक पुस्तक को 6 अवार्ड मिले, यह एक विरल घटना है। लेकिन 7 पगला आकाश मांदक की सिद्धि इन पुरस्कारों में नहीं है। इसकी सफलता इस बात में है कि इसने गुजराती नारी समाज की चेतना को इस तरह झकझोर दिया कि यह पुस्तक सामाजिक क्रांति की अग्रदूत बन गई। गुजरात में शायद ही कोई ऐसा शिक्षित परिवार होगा जहां यह पुस्तक पढ़ी नहीं गई हो। पुरुष प्रधान समाज में स्त्रियों पर सदियों से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष अन्याय होते रहे हैं। उसके सैकड़ों रूप इस कहानी में उजागर हुए हैं। इस पुस्तक की लोकप्रियता का कारण है कि इसमें हजारों स्त्रियों ने अपनी ही कथा, अपनी ही व्यथा का चित्रण पाया है और इसीलिए ये कहानी लेखिका की न रहकर पूरी नारी समाज की बन गई है। शिकुंदनिका कापड़िया। वे स्त्रियों के नाम से पहले सुश्री, श्रीमती इत्यादि लिखना पसंद नहीं करती। उनके हिसाब से सबके लिए श्री पर्याप्त है, क्योंकि वह श्रीमान श्रीमती का संक्षिप्त रूप है, जैसे श्री दुर्गा। कहानी और उपन्यास के क्षेत्र में सुपरिचित नाम है। फेमिनिन मूवमेंट शुरू होने से बहुत पहले ही नारी मुक्ति की समस्याओं पर बड़ी हिम्मत से उन्होंने कहानियां लिखना शुरू किया। उनकी बेबाक लेखनी ने काफी तहलका मचाया। उन्होंने और भी उपन्यास तथा अनेक कहानियां लिखी हैं। वे अत्यंत संवेदनशील, सजग और प्रबुद्ध लेखिका है। वे सौंदर्य और प्रकृति प्रेमी व्यक्ति है। आजकल नंदीग्राम नामक संस्था में सामाजिक आध्यात्मिक कार्य कर रही है। स्त्री की यात्रा, कारागार से कैलाश तक दुनिया में सभी असमान है, किंतु स्त्रियां अधिक असमान है। 1982 की जुलाई से शुरू होकर 40 हफ्तों तक यह उपन्यास धारावाहिक रूप में जन्मभूमि प्रवासी के रविवारीय संस्करण में छपा। तब इसने काफी हलचल पैदा की। आपको जेल में भेजना चाहिए से लेकर आपको नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए तक की प्रतिक्रियाएं सामने आई। मेरे सद्भाग्य से जेल में भेजने की इच्छा रखने वालों की संख्या अल्प थी। मेरा बड़ा पुरस्कार तो था चारों ओर से मुझे मिले हुए सैकड़ों स्त्रियों के पत्र, जिनमें एक ही स्वर मुख्य था
कि यह तो हमारी बात है, हमने जो सही और कही नहीं, वह हमारी वेदना, हमारे आंसू, हमारे दबे आक्रोश की बात है। यह स्त्रियों को वसुधा के जीवन में खुद के जीवन का ऐसा प्रतिबिंब दिखाई दिया है कि उन्होंने मेरे घर आकर, पत्र लिखकर, टेलीफोन पर, राह में रोककर इस बारे में मुझसे बातें की। बिल्कुल अपरिचित स्त्रियों ने रात बेरात घर आकर वेदना की कथाएं मुझे सुनाई। रेखा जोशी नाम की बहन ने बहुत कलात्मक ढंग से लिखा था, वसुधा पापात्र, मुझे लगता है कि मैं उससे मिली हूं, उसे पहचानती हूं। बहुत याद किया, तब याद आया कि यह तो मैं ही हूं। उपन्यास में वर्णित अधिकतर परिस्थितियों का आधार सत्य घटनाएं हैं और इस तरह यह करीब करीब दस्तावेजी कथा है। इस दुनिया में स्त्रियों का स्थान हमेशा दोयम दर्जे का रहा है। इस सत्य को किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है। इस देश में ही नहीं, दुनिया के सभी देशों में ऐसी स्थिति है। फिर भी बहुत से लोगों ने महसूस किया कि उपन्यास में मेरे द्वारा किया गया चित्रण वास्तविकता से दूर है। उन्हें लगता है कि स्त्रियों का हमारे समाज में हमेशा गौरवपूर्ण स्थान रहा है। मां के रूप में वह पूजनीय रही है। पुरुष के पीछे उसकी ही शक्ति काम करती है। स्त्रीत्व की भारतीय कल्पना सदा ऊंची रही है। उसी आधार पर भारतीय समाज अभी तक टिका रहा है। वास्तविकता क्या है? वेद काल में स्त्रियों को विरासत के अधिकार के सिवा दूसरी बहुत सी बातों में पुरुषों के बराबर अधिकार थे। फिर मनुस्मृति के कानून, उसकी अर्थव्यवस्था आई और स्त्री को शूद्र की कक्षा में स्थान मिला। ठेठ उसी वक्त से स्त्री और शूद्र दोनों वर्गों के प्रश्न लगभग समांतर रहे हैं। स्त्री की विवाह उम्र घटा दी गई, जिससे उसकी शिक्षा भी घट गई। आदर्श स्त्री की अनेक परिभाषाएं निश्चित की गई, जिनमें उसके समग्र व्यक्तित्व को पुरुष निर्भर संबंधों में बांध दिया गया। पति चाहे जो हो, उसके प्रति पूर्ण समर्पण स्त्री का सबसे बड़ा गुण माना गया और उस क्रम में त्याग और सहनशीलता उसकी विशेषता मानी गई। स्त्री को पति सेवा करने का, पति का वंश चलाने के लिए पुत्रों को जन्म देने वाला साधन मात्र माना गया है। स्त्री की पवित्रता के लिए अनेक नियम और प्रतिबंध लगाए गए। समाज में पितृसत्ता ज्यों-ज्यों प्रस्थापित होती गई, सब क्षेत्रों में पुरुषों का आधिपत्य दृढ़ होता गया। पति परमेश्वर, यह स्त्री जीवन का मार्गदर्शक सूत्र बना। उसके जीवन के सारे समीकरण पति संबंधों से जुड़ गए। एक पुरुष को संत पद पाने के लिए दीर्घ पुरुषार्थ भरी साधना करनी पड़ती है। स्त्री को सती पद पाने के लिए केवल पतिनिष्ठा की जरूरत है। इसीलिए सतीत्व शब्द में सत का जो एक अधिक अर्थ है, वह सिर्फ स्त्री के लिए है। पुरुष के लिए जिसका इस्तेमाल कर सके वैसा सती के अर्थ वाला कोई शब्द नहीं है, क्योंकि पुरुष के लिए ऐसी स्थिति की कल्पना की नहीं है। रामायण काल में राम ने सीता का त्याग किया और उस त्याग का अभिनंदन किया गया, क्योंकि राम ने अधिक ऊंचे मूल्य की खातिर, जनता की इच्छा की खातिर सीता का त्याग किया था। किंतु सीता ने कहा था कि मैं तो राम की छाया की भांति उनके साथ जाऊंगी, क्योंकि उनके जीवन में राम से अधिक ऊंचा मूल्य दूसरा था नहीं। सीता के लिए जीवन की अंतिम मंजिल राम ही है, राम के लिए अंतिम मंजिल सीता नहीं है। सीता ने कहा, जन्म जन्मांतर आप ही पति रूप में मिले। राम ने ऐसी कोई प्रार्थना नहीं की। पिता की खातिर राम ने राज्य तजकर वनवास लिया था। पत्नी की खातिर वह राज्य तजकर वन में साथ नहीं जा सके। महाभारत में क्या है? युधिष्ठिर द्रौपदी को जब जुए में हार गए, तब द्रौपदी ने पूछा, धर्मराज, जब स्वयं को हार गए हैं, तो फिर क्या मुझे दांव पर लगाने का अधिकार उन्हें है? अर्थात धर्मराज को द्रौपदी को दांव पर लगाने का अधिकार होता, यदि वे स्वयं को हार न गए होते। इस तरह स्त्री जीतने की, हारने की, शर्त में दांव पर लगाने की, दान में देने की वस्तु मानी गई। हमारे एक प्रखर चिंतक दादा धर्माधिकारी ने कहीं लिखा है, पुराण कथाओं में स्त्रियों का मुख्य रोल क्या था? किसी आर्षि मुनि की तपस्या भंग करनी हो तो उसका उपयोग किया जाता है। कोई राजा खुश होता है तो कहता है,
आधा राज और राजकन्या दूंगा। प्रसन्न होकर जैसे राजा कोई वस्तु भेंट में दे, उसी तरह राजकन्या भी दे, वह भी एक देने की चीज है। विवाह में दिया जाने वाला कन्यादान भी यही बतलाता है कि कन्यादान की चीज है। स्त्री को स्वतंत्र व्यक्ति न मानने की वजह से और उसके जीवन का समग्र अस्तित्व ही पुरुष निर्भर संबंधों से जुड़ा होने से उसकी नाम रूप सहित सारी पहचान पुरुष आधारित है। एक स्त्री या तो पत्नी है या विधवा है। एक पुरुष की पहचान करवाते हुए ये श्री मोहन पटेल है, इतना कहना काफी है। वे कवि है या नौकरी पेशा है, इतनी पहचान काफी है। वे शादीशुदा है या नहीं, यह जानना अप्रस्तुत है, किंतु स्त्री के नाम के पहले सदा सर्वदा मिस या मिसेस, कुमारी या श्रीमती जैसे विशेषण लगाकर उसकी वैवाहिक स्थिति जाहिर की जाती है। शादी के बाद सौ या सौ लगाकर और विधवा होने के बाद गंगा स्वरूप लगाकर भी उसकी पति विषयक स्थिति जाहिर की जाती है। नाम की तरह वेशभूषा भी पुरुष के संबंध में स्त्री क्या है इसे दर्शाने का काम करती है। पति हो तो वह फलानी तरह का श्रृंगार करे, सुंदर कपड़े पहने, न हो तो मंगलसूत्र, नाक का कांटा, बिंदी वगैरह धारण नहीं कर सकती। आजकल विधवा होने पर काली बिंदी लगाने की प्रथा चल निकली है, जो इसी तरह का स्थिति दर्शक श्रृंगार है और इसलिए गलत या हानिकारक है। सौ में पति ही स्त्री का सौभाग्य है, ऐसा स्पष्ट है। स्त्री दूसरी तरह से चाहे जितना यश प्राप्त करे, उत्तम कार्य करे, किंतु पति न हो तो उसे सौभाग्यवती नहीं कह सकते। सौभाग्य यानी अच्छा भाग्य सिर्फ पति ही माना जाता है। वह चाहे जैसा दुर्जन हो और उससे छुटकारा पाकर स्त्री को सच्ची शांति मिलती हो तो भी वह न हो तो स्त्री का भाग्य अस्त हुआ माना जाएगा। और स्त्री को आशीर्वाद क्या दिया जाता है? सौभाग्यवती भव। लेकिन पति को आशीर्वाद देते हुए उसके दीर्घायु की कामना की जाती है। स्त्री को सीधे दीर्घायु हो जैसा आशीर्वाद नहीं दिया जाता, क्योंकि एक पत्नी गुजर जाए तो दूसरी स्त्री के साथ विवाह करना पुरुष के लिए सहज है। जो लोग भारतीय स्त्री की प्रतिमा को ऊंचे आसन पर बिठाकर उसकी ओर अहोभाव से देखते हैं, उनसे पूछे, मान लीजिए स्त्री का इस समाज में जो स्थान है और उसकी वजह से उसे जो कुछ सहना पड़ता है वह सब पुरुष के हिस्से में आए तो? मान लीजिए कि पुरुष को विवाह करते ही माँ बाप से अलग होना पड़े तो? बचपन से पुरुष के मन में भरा जाए कि उसे विवाह करके स्त्री के साथ मेल मिलाप से जीना और ससुराल वालों की सेवा करना उसके जीवन का लक्ष्य है, तो विवाह होते ही पुरुष के नाम धाम उपनाम धर्म बदल जाते हों तो स्त्री का अनुगामी बने रहने में ही उसकी सर्वोच्च गुणवत्ता मानी जाए तो? पत्नी की मृत्यु पर उसे शोक मनाना पड़े, महीनों तक घर में बंद रहना पड़े, मनपसंद कपड़ों की जगह एक खास तरह के कपड़े पहनने पड़े, अपने नाम और परिधान से शेष जीवन पर्यंत अपना वैधुर्य प्रकट करते रहना पड़े तो विवाह विधि में पुरुष दान किया जाए, विवाहित पुरुष को श्रीमान या सौभाग्यवान और विधुर को हिमालय स्वरूप जैसा विशेषण लगाना पड़े तो? घर में स्त्री का वर्चस्व हो और संपत्ति का कारोबार वही संभाले तो? पुरुष को निम्न स्थान पर रखने का कानून स्त्री बनाए और पुरुष के दिमाग में जन्म से ही यह भर दिया जाए कि त्याग और सेवा के लिए, स्त्री के सुख और सुविधा के लिए उसने शरीर धारण किया है। ऐसे आदर्श को सुंदर सुकुमार नाम पहचान कर पुरुष के मन में स्थिर कर दिया जाए तो? विधुर होते ही वह अपशकुन माना जाए तो विधुर पुरुषों के झुंड काशी या हरिद्वार में गंगा तट पर निष्क्रिय जीवन बिताते हों तो? या वह विवाह करे और जितनी बार करे उतनी बार उसका नाम उपनाम बदलता हो तो कोई भी न्यायप्रिय व्यक्ति इन प्रश्नों को पढ़कर अस्वस्थ हो जाए। लेकिन स्त्री ये सारा अन्याय सहती है, सदियों सदियों से सहती आई है। बचपन से ही स्त्री के जीवन की गति पुरुष की दिशा में होती है। ब्याह के बाद लड़की को पराये घर में पराज्ञा में बंद कर और उसी में समाधान मानकर जीना है।
इसे ही ध्यान में रखकर लड़की का लालन पालन किया जाता है। जरा सी भूल होने पर ससुराल में कैसे चलेगा, ऐसा उलाहना दिया जाता है। इसे ध्यान में रखकर ही उसे पढ़ाया जाता है या उसकी पढ़ाई छुड़वाई जाती है। लड़की ब्याह के बाद पति को माँ बाप से अलग रहने की प्रेरणा दे तो उसकी खूब निंदा होती है, किंतु विवाह के कारण स्वयं लड़की को अपने माँ बाप से बिछुड़ना पड़ता है, ये किसी को अखरता नहीं है। क्या प्रेम या संबंध का कर्तव्य पुत्र और उसके माता पिता के बीच ही होता है, पुत्री और पुत्री के माँ बाप के बीच नहीं? इस उपन्यास को लिखते हुए 1983 में मैंने कॉलेज की बहुत सी छात्राओं, काम करने वाली लड़कियों, कला प्रवृत्ति में लगी युवतियों से पूछा था, विवाद के बाद आप लोग अपना कार्य जारी रखेंगी ना? एक दो अपवाद के सिवाय सभी लड़कियों ने कहा था, हमें घर कैसा मिलता है उसी पर सब निर्भर है, अपना भविष्य गढ़ना तुम्हारे हाथ में है। ये प्रेरणा सूत्र स्त्री के लिए नहीं है। पति या ससुराल वाले न चाहे तो वह अपना काम, अपनी कला प्रवृत्ति वगैरह छोड़ने के लिए तैयार है और उसमें गर्व भी मानती है। इसका कारण यह है कि अपने व्यक्तित्व का विकास करके कोई सिद्धि प्राप्त करने की जगह उसे यह आदर्श सिखाया गया है कि उसे अपना विसर्जन करना है। यही उसे अपना चरम कर्तव्य लगता है। बौद्धिकता, निर्भयता, स्वतंत्र अभिप्राय, विकसित व्यक्तित्व, आत्मविश्वास, ये सब विवाहोत्सुक लड़की के गुण नहीं माने जाते। पहले रूप देखा जाता है, फिर यह देखा जाता है कि उसमें विनय विवेक है या नहीं, और उस विनय संकोचशीलता को संस्कारिता का नाम दिया जाता है। विवाह से पहले उसकी अन्य क्षेत्रों की सिद्धियों की प्रशंसा होती है, किंतु विवाह के बाद तो घरेलू कामकाज में उसकी कुशलता, संपूर्ण आज्ञाकारिता और लज्जा ही उसके आभूषण माने जाते हैं। कवियों लेखकों ने लज्जा को शोभा मानकर उसका सुंदर वर्णन किया है, जिससे स्त्रियां लजाकर अपना स्पष्ट अभिप्राय कह न सके। लज्जा तो किसी गलत काम से आनी चाहिए। भला लज्जा में गुण जैसा क्या है? विनय और लज्जा पर्याय नहीं है। सरलता, स्पष्टता, निर्भीकता, यही सराहनीय तत्व है। विवाह के बाद स्त्री की कुल यात्रा उसके स्वतंत्र व्यक्तित्व के विलोपन की यात्रा है। विवाह से पुरुष को प्रभुता, एक व्यक्ति पर अधिकार, उससे सेवा टहल पाने का हक मिलता है। स्त्री के लिए वही विवाह आनंद भरी मुक्त विहार की बगिया में से घरेलू काम, जिम्मेदारी और प्रतिबंधों की बंद हवेली में प्रवेश है। स्त्री को विवाह से किसी की सेवा टहल प्राप्त नहीं होती। उसे तो सबकी सेवा करके, सबको रिंजा कर, अपने अभिप्राय, इच्छा, रुचि, आग्रह आदि को छोड़कर एक व्यक्तित्व विहीन यंत्र जैसा बनकर रहना होता है। ससुराल वालों को क्या लगेगा, इसकी हर वक्त चिंता करते हुए जीना होता है। खानदान के सारे सामाजिक व्यवहार उसे संभालने होते हैं। पुरुष का पत्नी के रिश्तेदारों के प्रति क्वचित ही कोई कर्तव्य माना जाता है। सज्जनतावश वह कुछ करे तो अलग बात है, जबकि स्त्री के तो ससुराल वालों के प्रति हजारों कर्तव्य होते हैं। ब्याह होने पर पुरुष की जीवन व्यवस्था खास बदलती नहीं, स्त्री की तो समूची बदल जाती है। कल ही एक युवती मिली थी, अभी अभी MBBS पास किया है। बोली, अब मेरा नाम स्मिता है। मैंने कहा, तुम्हारा नाम तो सुनीता था ना? बोली, ब्याह के बाद उन लोगों ने नाम बदल दिया, घर में उस नाम के 2 हो गए। किंतु भाई का और पति का नाम एक हो तो किसी स्त्री ने पति का नाम बदला है? इस तरह घर, कुटुंब, नाम, धाम, ग्राम बदलने के कारण स्त्री की मूल पहचान कहीं नहीं रहती। एक ही परिवार के 2 पुत्रों ने किसी क्षेत्र में नाम कमाया हो तो परिवार की प्रतिष्ठा बढ़ती है, किंतु एक ही परिवार की 2 पुत्रियों ने प्रसिद्धि पाई हो तो पहले तो यही नहीं पता चलता कि वे एक परिवार की है, क्योंकि उनके उपनाम बदल गए होते हैं। प्रसिद्ध शिक्षाविद्या माधुरी बेन शाह और प्रशासन क्षेत्र में जानी मानी जिला कलेक्टर श्री मृदुला बेन वशी दोनों संगी बहनें हैं और कोठारी कुटुंब की बेटियां हैं।
ये लोगों को कैसे मालूम हो? सरोजनी नायडू और हरींद्रनाथ चट्टोपाध्याय भाई बहन है, ये सारी दुनिया जानती है। दोनों प्रसिद्ध लेखिकाएं वर्षा अडालजा और इला आरब मेहता बहनें हैं और लेखक गुणवंतराय आचार्य की बेटियां हैं। इसकी पाठकों को खबर तक नहीं। धर्म एक अत्यंत गहरी, गंभीर और व्यक्तिगत श्रद्धा की बात है। स्त्रियां अधिक धर्मनिष्ठ मानी जाती है, किंतु उनका अपना निजी धर्म कहीं होता है। वे मानो कि बचपन से वैष्णव कुटुंब की हो, किंतु जैन से या स्वामी नारायण या और कोई भी ब्याह करे तो वे सरलता से जैन धर्म अपना लेती है, जैसे उनकी अपनी कोई आस्था ही नहीं, कोई विचार या मान्यता नहीं। स्त्री भला क्या विचार करे? जो पति का धर्म वही उसका धर्म, इसीलिए तो उसे सदधर्मचारिणी कहा है। पति को सहधर्मचारी नहीं कहते। किसी उदार विचार के माने जाने वाले कुटुंब में पत्नी को अपना धर्म पालने की छूट हो तो भी उसके बच्चे तो पति के धर्म के ही होंगे। जाति भी बच्चों को पिता की ही मिलेगी, मां की नहीं। इस तरह स्त्री का समग्र अस्तित्व ही पुरुष आश्रित होने की वजह से पति न हो, छोड़कर चला जाए या गुजर जाए तो स्त्री की बहुत दुर्दशा होती है। पुराने जमाने में विधवाओं की जो दुर्दशा होती थी उसे पढ़कर हम कांप उठते हैं। पति की चिता पर उसे जीते जी जला दिया जाता था। अभी कुछ समय पहले तक उसका सिर मोड़ा दिया जाता था। वह लाल या काली धोती ही पहनती, घर के बाहर शायद ही निकलती। समाज में ही नहीं, घर में भी उसकी कोई कीमत न रहती। उसे खाना भी कम दिया जाता, जिससे उसका शरीर सूख जाए, उसका रूप कुम्हाला जाए, भूख की पीड़ा से उसकी शारीरिक इच्छाएं मर जाए और उसकी पवित्रता बरकरार रहे। जीवन के आनंद लोक में से उसे संपूर्णतः बहिष्कृत कर दिया जाता। वह अपशकुन मानी जाती और किसी मंगल विधि में हिस्सा नहीं ले सकती। संपत्ति में उसका हिस्सा नहीं रहता। उसकी परिस्थिति का कुछ वास्तविक हृदय विदारक चित्रण हमें जवेरा चंद्र मेघानी की कथाओं में मिलता है। विधवा स्त्री भी फलाने की विधवा की तरह पहचानी जाती है। पुरुष को फलाने का विधुर कोई नहीं कहता। स्त्री को मनपसंद कपड़े पहनने की छूट नहीं। कुमकुम विहीन ललाट रखकर या काली बिंदी लगाकर उसे अपनी दयनीय स्थिति का प्रदर्शन करते रहना पड़ता है। पुरुष दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार ब्याह करे, छोटी उम्र की कन्या से विवाह करे, बच्चे हो तो भी ब्याह करे, किसी को ऐतराज नहीं। पत्नी को मरे हुए अभी 24 घंटे भी नहीं बीते कि उनके पुण्य विवाह की बातें शुरू हो जाती है। कोई पुरुष फिर से शादी न करे तो अलग बात है, अन्यथा उसकी दूसरी शादी करना स्वाभाविक माना जाता है। जैसे ब्याह से वैसे ही पत्नी की मृत्यु से भी पुरुष की जीवन व्यवस्था में बहुत फर्क नहीं पड़ता। उसके लिए स्त्री हटाई जा सके ऐसी वस्तु एक्सपेंडेबल कमोडिटी है। स्त्री के लिए पति है सौभाग्य, सर्वस्व। पति की मृत्यु होने पर स्त्री का पूरा जीवन छिन्न विछिन्न हो जाता है। वह असहाय, लाचार, आरक्षित बन जाती है। अभी अभी तक वो उसका संपत्ति पर भी कोई अधिकार नहीं था। आज बड़े शहरों में शिक्षित वर्ग में परिस्थिति कुछ बदली है, किंतु वृहद समाज में तो यही स्थिति है। विधवा होने पर स्त्री धर्म की ओर अधिक झुकती है, क्योंकि उसे कोई आलंबन चाहिए। विधवा विवाह का प्रमाण मध्य वर्ग में आज भी बहुत कम है। इतना ही नहीं, कोई जानी मानी स्त्री विधवा होने पर फिर से ब्याह करे तो उसकी इमेज को क्षति पहुंचती है। इस तरह चारों ओर से मर्यादाएं निर्धारित कर स्त्री के लिए जो स्थान निश्चित किया गया है, उससे वह विद्रोह न कर बैठे, इसलिए बड़े बड़े आदर्श नामों से मढ़ गया है। उसे अनेक महिमाओं से मंडित किया गया है। ऐसा ही एक महिमामय नाम है मातृत्व। हमारे यहाँ मातृत्व का जो गौरवगान किया गया है वह एक मिथ है। मैं तो यूं कहूंगी कि वह एक दंभ है। अरविंद आश्रम की माताजी ने एक बार कहा था कि माता को अपने बच्चों के प्रति जो प्रेम होता है उसका लोगों ने अद्भुत चित्र खड़ा किया है। इस बात में मनुष्य के पास अलंकारिक भाषा में बात करने की जो शक्ति है उसे छोड़ दें
तो फिर ऊंचे प्रकार की वाणी जैसे स्तन्य प्राणी सब में अपने बच्चे के प्रति जो प्रेम होता है वह ठीक उसी प्रकार का होता है। बालक को जन्म प्रत्यक्ष रूप से माता ही देती है। 9 महीने तक वह माँ के उदर में पलता है। उससे स्वाभाविक ही जन्म के समय माँ बालक का एक अनूठा संबंध बनता है। जन्म के बाद लंबे समय तक बालक को पोषण संवर्धन के लिए माँ की संभाल ऊष्मा सेवा की जरूरत होती है। इस कार्य के लिए अपनी सुख सुविधा को भूल जाना माँ के लिए सहज है, लगभग इंस्टिंक्ट रूप है। बालक के जीवन संरक्षण के लिए माँ की ओर से यही अत्यंत जरूरी है, नहीं तो बालक का स्वस्थ लालन पालन मुश्किल हो जाए। प्राणियों में भी ठीक यही वृत्ति बच्चों के पालन में होती है। इस तरह स्त्री एक ऐसा कार्य करती है जो मानव जीवन के सातत्य के लिए अनिवार्य है। यह कार्य सिर्फ वही कर सकती है। इस एक अति विशिष्ट कार्य के लिए उसे जीवन का बहुत सा समय और समग्र ध्यान शक्ति उसमें लगानी पड़ती है। किंतु क्या स्त्री को इस अद्वितीय काम के लिए पूरी सुविधा मिलती है? उसके मातृपद को गौरवान्वित किया गया है, जिससे वह इस अति जरूरी काम को मूल्यवान समझे और उसके लिए त्याग करे। उसके प्रेम को निस्वार्थ माना गया, जिससे वह अपने त्याग समर्पण का बदला न मांगे। किंतु मातृपद के गौरव के तौर पर बड़ी बड़ी और सुंदर शब्दों से अधिक कौन सा मान सम्मान मिलता है? उसकी विशिष्टता का मूल्य कहाँ है? क्या कौटुंबिक, सामाजिक, धार्मिक क्रिया अनुष्ठान ऐसे हैं जिनमें माता का ही मुख्य स्थान हो, या जिनमें माता के बगैर काम न चले? मातृत्व का गुणगान करने वाले समाज ने माता को कौन से विशेष अधिकार दिए हैं? पुत्र माँ की मृत्यु के बाद उसका स्मारक भले बनाए, माँ जिंदा हो तो उसे अधिकतर पुत्र की मोहताज होकर रहना पड़ता है। और मां बनना यदि सचमुच ही गौरव की बात है, तो कुंवारी माता या विधवा के मां बनने वाले अथवा बलात्कार द्वारा जबरदस्ती मां बना दिए जाने पर स्त्री को यह गौरव क्यों नहीं मिलता? उसे तो कैसी लांछनकारी स्थिति में जीना पड़ता है। बच्चों का त्याग करना पड़ता है या दोषपूर्ण बिताना पड़ता है। जो इसके लिए जिम्मेदार है उस पुरुष को तो कष्ट नहीं होता, किंतु उसका शिकार बनी हुई स्त्री को ही तरह तरह की लांछना आदि से गुजरना पड़ता है। जो बालक को जन्म दे वह माँ, इस अर्थ में तो ये सारी स्त्रियां भी माताएं हैं। तो कहाँ है उनकी संभाल, उनकी रक्षा? कौन करता है उनका सम्मान? बच्चे के लालन पालन में पिता का योगदान बहुत कम होता है। बच्चों को जरा खिलाकर वे आनंद तो लेते हैं, किंतु बच्चों को दूध पिलाना या उनके गंदे कपड़े साफ करने का काम क्वचित ही करते हैं। बच्चे के पालन पोषण में मातृत्व जितनी ही पितृत्व की उष्मा भरी गोद जितनी ही बलशाली हाथों में कूदने की जरूरत होती है। किंतु पुरुष के लिए अच्छा पिता या अच्छा पति बनने का कोई सामाजिक आदर्श नहीं गढ़ पाया है। तो श्रेयस है पिता को और कम सब माता को। क्या यह श्रम विभाजन का खास प्रकार है? और हर एक कन्या भावी माता है, फिर भी पुत्री जन्म पर उत्सव नहीं होता या मिठाई नहीं बंटती। इस उपन्यास को पढ़ने के बाद 2 कुटुंबों ने पुत्री जन्म पर मिठाई बांटी थी। अनेक पुत्रों की माता गौरव का अनुभव करती है। अनेक पुत्रियों की माता के मन में सूक्ष्म अपराध भाव रहता है। लाखों स्त्रियां पुत्र के लिए तरसती है, जहां तहां मन्नत मानती है, दावा करती है, व्रत उपवास करती है और पुत्री जन्म से निराश होती है। स्त्री को पुत्रवती भव का आशीर्वाद दिया जाता है, पुत्रीवती भव का नहीं। पुत्र जन्म की महिमा तो देखिए, कैसा आनंद! तो कहेंगे पुत्र जन्म जैसा आनंद, कैसी ममता! तो कहेंगे पहले बेटे जैसी ममता। पुत्री के जन्म की ऐसी नकारात्मक अवगणना और ऐसी उक्तियों में क्या माता का अर्थात स्त्री गौरव प्रकट होता है? दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अपने सुझाव कमेंट करना न भूले। तो चलिए आज की अगली कहानी शुरू करते हैं। मीटर गेज ट्रेन की खड़खड़ाहट में एक रूखा सा सरकारी ठेकेदार नुमा व्यक्ति ने सवाल दागा, आप क्या काम करते हैं?
उसके भारी भरकम स्वर के बीच जवाब उभरा, मैं प्रोफेसर हूं। किस विषय के? ठेकेदार ने आंखें सिकोड़कर पूछा। प्रोफेसर के होठों पर एक हल्की मुस्कान आई। इतिहास का। अहमदाबाद में? अब ठेकेदार की आवाज में व्यंग्य का स्वर उभर आया, वैसा ही जैसा कोई खुद को कामयाब मानने वाला व्यक्ति किसी साधारण मास्टर से बात करते हुए दिखाता है। प्रोफेसर ने उसकी ओर तिरछी निगाह से देखा और चेहरे पर एक शरारती भाव लाते हुए बोला, नहीं, ऑक्सफोर्ड में था। ओ ऑक्सफोर्ड? ठेकेदार चौंक उठा। विलायत वाला ऑक्सफोर्ड? उसकी आंखों के कोनों में हल्की सी चमक कौंध गई। प्रोफेसर ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ वही। लंदन से कोई 40-50 मील दूर है। वहां की यूनिवर्सिटी में प्राचीन भारतीय इतिहास पढ़ाता था। अच्छी कमाई हो जाती होगी? प्रोफेसर ने बड़े इत्मीनान से कहा। पाउंड मिलते थे, 1 पाउंड यानी 30 रुपए। ठेकेदार ने ठहाका लगाया। हमारे गांव का एक दर्जी भी वहां पहुंच गया था। पहले अफ्रीका गया, फिर विलायत, अब मकान बना लिया है। प्रोफेसर ने शांत स्वर में कहा, मैं भी मकान खरीदने ही आया हूं, एक पालनपुर में और एक माउंट आबू में। ठेकेदार की आंखों में व्यापारिक चमक पड़ गई। भाई वाह, आपने विलायत का सही फायदा उठाया। चलो, जान पहचान हो गई। कभी माउंट आबू घूमने आएंगे और जगह न मिली तो आप ही के यहाँ आ धमकेंगे, उसने जोरदार हंसी के साथ कहा। प्रोफेसर ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, जरूर। माउंट आबू में सर्वेंट्स क्वार्टर्स वाला एक बंगला लेने की सोच रहा हूं। जगह की कमी नहीं होगी। इतिहास का प्रोफेसर खिड़की के बाहर देखता रहा। ठेकेदार ने फिर पूछा, इस वक्त आप आबू जा रहे हैं? नहीं, पहले पालनपुर। मकान का सौदा पक्का करना है, फिर आबू। ऊंचा स्टेशन आ गया। ट्रेन के रेस्तरां कार का बैरा आकर बोला, साहब, थाली पालनपुर स्टेशन पर आएगी, ले आऊं? प्रोफेसर ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, हम पालनपुर पर ही उतर जाएंगे। पालनपुर का स्टेशन, गुजरात का अंत, राजस्थान का आरंभ। करीब करीब। तांगे वाले ने पूछा, कहां जाना है? टूटे नीम। दिल्ली दरवाजे के बाहर एक ग्राम्य स्त्रार सूखी घास बेच रही थी। तांगे वाले ने इतिहास के प्रोफेसर से कहकर तांगा रोक लिया और देहाती लहजे में घास का मोल भाव करने लगा। 10 आना? चल चल। नहीं काका। अच्छा जा, डाला। भीतर जाकर पूछ लेना, कहना हाल भाई ने भेजी है। इतिहास का प्रोफेसर देखता रह गया। शहरों का अविश्वास अभी तक यहां नहीं आया था। तांगा चला। सिगरेट पियोगे हाला भाई? दीजिए साहब, 2 सिगरेट। हाला भाई की खुलती बातें, घोड़ा बहुत अच्छा है हाला भाई? हाँ साहब, ये घोड़ा। फिर वही देहाती लहजा, 2 बरस पहले मैंने 200 में मांगा था, 4 बरस का है, जसराज मारवाड़ी का है, भूखों मार डाला है बेचारे को। 17 रोज पहले मैंने खरीदा इसे। साहब, गाड़ी में लगाए 3 रोज ही हुए हैं। 2 घोड़े हैं मेरे पास। असबाब भी मंगाना था घोड़े का, मगर बरसात हो गई। छापी के पास पानी भर आया, इसलिए अब 2 दिन बाद, वर्षों के बाद, वह भाषा टकरा रही थी कानों से। उसके इतिहास की भाषा, अतीत की भाषा, बचपन की भाषा। सुसंस्कृत होने के बाद अयास करके भूली गई उसकी अपनी भाषा, पितृभाषा। सामने नियम का बूढ़ा पेड़ खड़ा था, जिसे वह टूटे नियम के नाम से पहचानता था। इतिहास का प्रोफेसर तांगे वाले को पैसे देकर उतर पड़ा। पितृभूमि, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, यह पूरब यह पश्चिम, चकोरों की दुनिया, मेरा नीलगु आसमां बेकिनारा। पितरों की भूमि को चूम लेने की इच्छा हुई। एक वृद्धा उसे घूरती हुई गुजर गई। पहचाना नहीं? मीना काकी जी रही है अब तक? इतिहास का प्रोफेसर घर की गली में मुड़ गया। घर में जाकर खिड़की खोलकर उसने टूटे नीम की ओर देखा। उसके दादा नीचे हमीद खां को घोड़े की रास पकड़ाकर ऊपर आकर साफे को मेज पर रखकर इसी तरह खिड़की खोलकर नीम की ओर देखते होंगे। उसके पिता ने मद्रास से आकर
इसी तरह खिड़की खोली होगी और इसी तरह नीम को देखा होगा, और वह ऑक्सफोर्ड से आकर ठीक उसी तरह खिड़की खोलकर नीम को देख रहा था। बूढ़ा दरख्त पीढ़ियों पुराना था, 50 वर्ष पुराना। कहते हैं जब दादा छोटे थे, एक रोज बिजली गिरी थी और नीम आधा टूट गया था और तले बैठे हुए 2 ऊंट मर गए थे। तभी से शायद उसे टूटा नीम कहते थे। उसकी दृष्टि गैस लाइट के लोहे के खंभे की ओर गई। लड़ाई के दिन थे और बिजली बचाने के लिए बत्तियां बंद रहती थी। गांव भर में 4-5 ही मोटर कारें थी और किसी एक मोटर के पीछे अन्य लड़कों के साथ वह भी दौड़ा था और लोहे के खंभे से टकरा गया था। अनायास उसने उंगलियां कपाल पर उभरे घाव पर फेरी। घाव बालों में था, पर अब तो बाल झड़ चुके थे। घाव का निशान बाहर आ गया था। याददाश्त की आंधियां, धुंधली सी स्मृतियां। घर से घंटा घर दिखाई पड़ता था एक जमाने में। अब तो बीच में एक पीपल का पेड़ उग आया था। घंटा घर के घंटे शायद अब भी सुनाई पड़ते होंगे, शायद, या घड़ी में तपे हुए छप्परों पर से सूखे कपड़े उतार लेते थे हम। नीम के नीचे एक नकटी औरत चिल्ला चिल्लाकर शहतूत बेचती थी। शहतूत में से इल्लियां निकलती हैं। माँ हमेशा शहतूत लेने से मना करती थी। पैरों में बेड़ियां डालकर पुरानी जेल की ओर ले जाए जाते हुए कैदी। दोपहर को 12 बजे किले की दीवार पर से छूटती तोप। रवारी लकड़ियां बेचकर ऊंट को खड़ा करता और ऊंट पिछली टांगों के बल दले की घंटियां हिलाते हुए खड़ा होता। बेढंगा दृश्य। ट्यूबलाइटों से पहले की दुनिया। शाम को गर्म राख से लालटेन के कांच के गोले साफ होते थे। रात दीवारों की छायाओं में थिरकती। अंधेरे अंधेरे मुर्गे की बांगे और सब्जियां सजाती सब्जी वालियों की करकश गालियां। सोते समय आंखों के ऊपर तुले हुए सितारे सुबह के झुटपुटे में निस्तेज होकर ऊंचे मकानों के पीछे लुढ़क जाते। जब आंखों पर चश्मे नहीं थे, जब बुद्धि की परतें जमी नहीं थी, जब आत्मा पारदर्शक थी, जब बिना दांव पेंच हंस डालना स्वाभाविक था, जब साथ पड़ती लड़की की खुली कमर पर फैली अमहौरियां देखकर सिर्फ अमहौरियों के ही विचार आ सकते थे, जब इतिहास का प्रोफेसर बालकनी की रेलिंग पर झुक गया और इतिहास में से नेतिहास की बात बाकी करने लगा। शाम को आंधी आ जाती थी कच्छ के छोटे रन की तरफ से। अब कच्छ का छोटा रन ही आ गया था। बरसात कम हो गई। छुटपन में बहुत होती थी। स्कूल में छुट्टी हो जाती थी। टूटे नीम के पास पानी बहता हुआ मिडिल स्कूल तक जाता था और वह भी बहते पानी में दौड़ता कूदता दोस्तों के साथ मिडिल स्कूल तक चला जाता था। तब स्कूल में टेलीफोन नहीं था और वापसी मार्ग में खेतों के किनारे से चुराई हुई हरी सौंफ चबाते चबाते। जॉर्ज 5th क्लब पर होती बारिश क्लासरूम की खिड़की से दिखाई पड़ती। टाइफाइड होता था तो 21 या 28 या 35 दिन बिछौने में लेटे रहना पड़ता था। तब मायासेठीन औषधियां नहीं थी और तांगे में बैठकर आया हुआ डॉक्टर सिर गंजा करवा देता था। चिरायते का काढ़ा पेनिसिलिन और सल्फा औषधियों से ज्यादा काम देता था और हड्डी टूट जाती या बिजली के सामान की जरूरत पड़ती तब आबू वाली दोपहर 2:30 की लोकल में बैठकर अहमदाबाद जाते थे। अहमदाबाद बड़ा शहर था जहां बिजली का सामान अच्छा और सस्ता मिलता था। पुरानी जेल के पास वाले उबड़ खाबड़ मैदान में छुट्टी की हर दोपहर को स्टंपिन गाड़ कर एक इनिंग्स वाले क्रिकेट के मैच खेले जाते थे और जीतने के बाद 3 बार हिप हिप हुर्रे चिल्लाते थे। जेल में पंडित जवाहरलाल नेहरू को खून की उल्टी होने की अफवाह पर हफ्ते भर सभाएं होती थी। नवाब साहब खुदाबंद खुदाए खान, फैज बख्श, फैजर हसान, श्री दीवान महाखान, जुग तुल मुल्क और नाम के बाद में GC, IKC, CV, OS, ADC वाले नवाब साहब की सालगिरह के दिन स्कूल में बंटने वाले बताशे लेने के लिए छोटे भाई को लेकर 2 बड़े रुमाल लेकर नई कमीजें पहनकर जाया करते थे। चुराई हुई बर्फ चूसते समय या कटी पतंग लूटते समय
चंगेज खां जैसा दिग्विजय का उन्माद हो जाता था। और बचपन की इतिहास यात्रा के कुछ सहयात्री नियम के नीचे मुनीर मिल गया था, लाल लुंगी पहने हुए। 2 रोज से स्कूल नहीं आ रहा था। उसी रोज पता चला कि उसने सुन्नत करवाई थी। मीरा के दरवाजे के बाहर उसके काका की ब्यूटी की दुकान थी। दुकान के ऊपरी हिस्से में ही बैठकर वह 3 कर्मचारियों के साथ बीड़ियां बनाता था। दाने चुगते कबूतरों की तरह उनके सिर हिलते थे। एक सिर शंकर का था। तीसरा कक्षा तक वह साथ था। फिर उसे टाइफाइड हुआ और छठी में ही प्राणलाल ने स्कूल छोड़ दिया। लड़के कहते थे बहुत गरीब थे उसके पिता, रियासत के किसी देहात में एक्साइज के क्लर्क थे। एक दिन प्राणलाल पोस्टमैन की वर्दी पहनकर चिट्ठी देने शर्माता शर्माता आया था। कचहरी में भीगे कौवे जैसे एक जज के सामने उसके एक अफीमी आत्मीय मच ऑब्लाइज्ड रटा करते थे और बार बार उसे स्वभाव के बारे में सलाह दिया करते थे। इतिहास का प्रोफेसर बाहर आ गया। कहो मास्टर। मास्टर अगर रास्ते में मिल गया होता तो वह पहचान नहीं पाता, लेकिन दुकान वही थी। जर्जरित अर्गला पर 2-4 अधसिले कपड़े लटक रहे थे। अभी कॉलर और आस्तीन बाकी थे। दुकान खाली खाली लग रही थी। मास्टर उसे घूरने लगा। अरे सूर्यकांत, तू? मास्टर हंस दिया। 2 रोज की बड़ी हुई दाढ़ी में शिकने पड़ गई। चेहरे पर झुर्रियां, मटमैली हंसी, झड़े हुए केश, बूझी हुई आंखें, गाल की हड्डियों पर तनकर स्याह हो चुकी चमड़ी, कान के दोनों ओर फूटे हुए लंबे बाल। मास्टर लक्ष्मण राव, जो स्कूली दिनों में हाफ शर्टें सीता था, जब स्कूली यूनिफॉर्मों का जमाना नहीं आया था और जब हाई स्कूल में प्रवेश के बाद ही फुल शर्टें पहनने का अधिकार प्राप्त होता था। लक्ष्मण राव एक ही महाराष्ट्रीय था पूरे गांव में। तब महाराष्ट्रीय नहीं बल्कि दक्षिणी कहे जाते थे। कब आया? आज ही। अकेला आया है? हाँ, अकेला ही हूं। वह प्रसन्न गंभीर हंस दिया। कैसा है मास्टर, तुम्हारे बाल बच्चे? उसे पता था कि मास्टर की 2 लड़कियां थी। मास्टर का चेहरा लटक गया। उसे लगा जैसे कुछ अपराध सा कर डाला है। मास्टर ने धीरे से सिलाई मशीन की दराज से एक तस्वीर निकाली। मास्टर की जवानी का ग्रुप फोटो। मास्टर, एक स्त्रार, 2 लड़कियां, एक लड़का। सभी चेहरों पर तस्वीर खिंचवाने से पहले का आतंक। लड़के के चेहरे पर कुतूहल। वह सबसे छोटा था। तूने तो यह दुकान देखी है सूर्यकांत, कैसी चलती थी? रात 12 बजे तक मैं 6 आदमियों से काम कराया करता था। थकान का निश्वास। अब जमाना खराब हो गया है भाई, मुश्किल से पेट भरता है। पुराने बूढ़े बूढ़े ग्राहक ही आते हैं, काम भी होता नहीं है। अब दुनिया बदल गई। मैं कहता हूं सूर्यकांत, पाप किए होंगे मैंने, मेरी स्त्रार ने, पर इन बच्चों ने दुनिया का क्या बिगाड़ा है? बच्चों के ये दिन। मास्टर और कुछ कहने जा रहा था कि आंखें छलछला आईं। लड़कियां तो बड़ी हो गई होंगी? मास्टर कुछ संयत सा हुआ। क्या कह रहा है? 3 ही साल पुराना है ये फोटो। शारदा 12 साल की हुई और संध्या 10 की। लड़का पिछले साल गुजर गया। स्कूल से आया तब तो अच्छा भला था, हैजा हो गया। 2 दिन में भगवान ने उठा लिया। लुट गया सब सूर्यकांत, सब लुट गया। घर वाले की तबीयत भी अब ठीक नहीं रहती। लड़कियों के बढ़ने में समय नहीं लगता। शादी ब्याह, भाई, सब इकट्ठा होगा कैसे? मास्टर का गला रुंध गया। आगे बोल नहीं पाया। वह रो पड़ा। पुरुष के आंसू। उसने महसूस किया बहुत गलत हो गया सब कुछ। उसके अविचारी शहरी सौजन्य ने पुराने घाव छील डाले थे। ये आदमी दुख की परंपराओं में से जी रहा था, टिक रहा था। कितने समय से उससे आश्वासन के स्वर में कहा, मास्टर तुम तो मर्द हो, भगवान है ऊपर, सभी का देखता है। वह सच्चे आदमी को वह निश्चय ही पार उतारता है। ना, वह सब झूठ है। अब भगवान में श्रद्धा नहीं रही है मेरी। मैंने किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ा है और मुझे ही इतने सारे दुख। सूर्यकांत,
अच्छा मान ले, मैंने कुछ बिगाड़ा भी होगा, पर इन बच्चों ने क्या अपराध किया है तेरे भगवान की दुनिया में? बोल, तू तो पढ़ा लिखा आदमी है, बोल। उसे एकाएक कंपी आ गई। मास्टर पागल हो गया है क्या? धीरे से सांत्वना की औपचारिक बातें करके वह भाग निकला वापस घर की ओर, विचारों में उलझा हुआ। नवाबी गई, प्रजा का शासन आ गया, प्रजातंत्र आ गया। क्या कर डाला है प्रजातंत्र ने? अहरनिश भगवान की पूजा भक्ति करने वाले, डरने वाले, अटल श्रद्धा रखने वाले, सीधे सादे गरीब, प्रामाणिक रोटी कमाकर खाने वाले श्रमजीवियों के हृदय में से भगवान के प्रति श्रद्धा हिला डाली। और वह भी बुढ़ापे में। जीवन किनारे लगने आया तब। बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट में एक पात्र है, उसका नाम है जॉब। जॉब अच्छा आदमी था, सच्चा आदमी था, सज्जन था, कुलीन था। भगवान ने उसी के ऊपर सब दुख डाल दिए। उसके बच्चे मार डाले, उसकी संपत्ति का नाश कर डाला, उसके शरीर को तोड़ दिया। जॉब ने प्रश्न किया, प्रभु, मुझ निर्दोष को तूने इतने सारे दुखों में क्यों फेंक दिया? शायद मैं संपूर्ण नहीं हूं, मगर मैंने ऐसा क्या किया है कि मुझे ही इतने सारे दुख सहने पड़े? जॉब के प्रश्न का उत्तर भगवान ने अभी तक नहीं दिया है। अन्याय सृष्टि का सबसे बड़ा रहस्य है। जॉब एक सर्व मनुष्य का नाम है जो 2000 वर्षों से यह प्रश्न कर रहा है। जॉब क्रांतिकारी नहीं है, जॉब सीधा चारित्र्यवान मनुष्य है। जैसा मास्टर, 3 वर्ष में मास्टर कितना वृद्ध हो गया है। शोषित का वृद्धत्व और शोषित का इतिहास। वह घर में घुस गया, अब मिलना नहीं था किसी से। पुराने घर में घुस गया, अब मिलना नहीं था किसी से। पुराने लोगों के पास एक ही रसिक बात है, मृत आत्मियों की। नए उसे पहचानते नहीं है। पीढ़ियां बहुत जल्दी बड़ी हो जाती है। गांव ने शायद कायाकल्प ही कर लिया है। किले की रांग तथा मुख्य द्वार गिरा दिए गए हैं। स्टेशन पर ओवरब्रिज बन गया है, सामने गुड्स साइडिंग। बरसात के पहले बिना प्लेटफॉर्म टिकट स्टेशन पर घूमने जाते थे तो आसपास के पेड़ों में कभी कभार नीलपंखी दिखाई पड़ते थे। आज वैगनों की शंटिंग लगातार चल रही है। स्कूल में टेलीफोन आ गया है। स्टेशन रोड पर सिंधी शरणार्थियों, उन दिनों रेडियो वाले विस्थापित शब्द नहीं जानते थे कि कच्ची दुकानें अब गायब हो गई है, लोग बूढ़े हो गए हैं, मर गए हैं, पक्की दुकानों के मालिक हो गए हैं या उसी की तरह गांव छोड़कर दूर दूर चले गए हैं। रेलवे कॉलोनी काफी फैल गई है और राजस्थानी कर्मचारियों से खचाखच भरी हुई है। कीर्ति स्तंभ के उजाड़ बगीचे के गिर्द पास के मिलिट्री कैंप के जवान घूमते दिखाई पड़ते हैं। आइसक्रीम के होटलों पर भीड़ है। बैंकें और वेश्याएं भी आ गई हैं। गांव शहर बन गया है। शाम का मेल 5:30 बजे का मेल अब रात 8 बजे आता है। अंतर वही है, सिर्फ समय बढ़ा दिया गया है। एक ही चीज कायम है, पूर्ववत। ट्रेनों का लेट होना। ट्रेन चली। दूर झाड़ियों के झुंड के ऊपर कीर्ति स्तंभ का शिखर दिखाई दिया। पहली गुमटी, एक्साइज की नई कलेक्टोरेट, नवाब के महल का जर्जरित द्वार, सिग्नल। दूसरी गुमटी, फुटबॉल का शांत मैदान, महसाना जाता हुआ बस मार्ग, अरहर के खेतों पर फैली हुई रात, पितृभूमि के आकाश में मुरझाए फूलों के तोरण जैसी झुकी हुई धुंधली आकाश गंगा, अंधकार की परतों में विलीन होता जा रहा इतिहास। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अपने सुझाव कमेंट करना न भूले। तो चलिए आज की अगली कहानी शुरू करते हैं। कितनी सुंदर है वह। बात करने का मौका मिल जाए तो मजा आ जाए, नरेश किया ने अपने आप से कहा, और बात करने के इरादे से उसने अपनी ओर बढ़ती हुई लड़की की तरफ मुस्कुरा कर देखा। उसके चेहरे पर भी मुस्कुराहट थी। वह कह रही थी, मैं आपके पास आ ही रही थी। सचमुच मुझे बहुत खुशी हुई मिस नंदिता मेहता। उसने वाक्य पूरा किया। कल की गोष्ठी में मुझे आपका व्याख्यान बहुत पसंद आया। फिर अचानक वह आत्मविभोर होकर बोली, मुझे इतना पसंद आया
कि मैंने सोचा अगर मैं खुद आकर आपका अभिनंदन नहीं करती हूं तो अपनी नजरों में ही गिर जाऊंगी। नरेश जरा झुक कर बोला, थैंक यू थैंक यू थैंक यू मिस नंदिता। नंदिता मेहता नहीं मिस्टर घिया। पर आपने गलती की ना मिस नंदिता। मैंने गलती की? कौन सी? मेरा नाम मिस्टर घिया नहीं नरेश है। ओह सॉरी। हाँ, मैं अपनी खुशी ही आपके सामने व्यक्त करना चाहती थी। मैं गौरवान्वित हुआ। पर क्या मैं सचमुच इतना अच्छा बोला था? इतना अच्छा कि आपके जैसी तेजस्वी स्त्री? सॉरी, कन्या को खुद चलकर आना पड़ा मुझे बधाई देने। आप जरूर इतना ही अच्छा बोले होंगे, नहीं तो मैं इधर क्यों आती? एक मुस्कुराहट उसके अधरों पर थी। आप कैसे आदमी है? जैसे कि आपको पता ही न हो कि आप कितना अच्छा बोले थे। सचमुच पता नहीं है मिस नंदिता, बहुत ही भुलक्कड़ हूं। पर क्या कहा था मैंने? अगर यही मैं बता सकती तो बधाई स्वीकार कर रही होती, दे न रही होती। पर वह क्या वाक्य था? फॉर ग्रामर इज लैंग्वेज, वह क्या कर दिया था? हाँ, वह तो नरेश छुटकी बजाते हुए कह रहा था, वर्ड्स आर टू थॉट व्हाट ग्रामर इज टू लैंग्वेज। विचारों के लिए जो महत्व शब्दों का है, वही महत्व भाषा के लिए व्याकरण का है। पर नंदिता जी, ये उक्ति मेरी नहीं है, कहीं पढ़ी थी मैंने। पढ़ी हुई ही सही, पर आपने इसका प्रयोग बहुत अच्छा किया। फिर आपकी तो आदत है कि किसी चीज का भी यश लेना नहीं चाहते। पंड्या साहब कह रहे थे। क्या कह रहे थे पंड्या साहब? यही कि नरेश बिल्कुल अभिमानी नहीं है। हमारी कक्षा में कल की गोष्ठी के संदर्भ में बातें करते हुए आज ही उन्होंने कहा कि आपने कोई निबंध बहुत अच्छा लिखा था, किंतु उसका भी यश आप लेने को तैयार न हुए। मैंने तो केवल उसे उद्धृत कर दिया था, और सच भी यही था मिस नंदिता। मिस विस जाने दीजिए नरेश जी, सिर्फ नंदिता ही अच्छा लगता है। नरेश को झुका, फिर मन में गुदगुदी महसूस करते हुए बोला, मैं झूठ नहीं कह रहा हूं, मुझे मस्खरी करने की आदत है। मैंने ईमानदारी से लिखा था कि परीक्षक अगर ऐसा मानेगा कि ऐसा लिखने वाला लड़का प्रतिभावान है तो यह उसकी भूल होगी। अक्सर ऐसा भी होता है कि जो चीज परीक्षक ने न पढ़ी हो उसे विद्यार्थी पढ़ ले और उसे परीक्षा में लिख दे तो परीक्षक उसे होशियार समझने लगता है। होशियार है तो लगेगा भी। इस तरह से नरेश तथा नंदिता की मित्रता गाढ़ी होती गई, जो थोड़े ही दिनों में सारे कॉलेज की चर्चा का विषय बन गई। कॉलेज में नई आई नंदिता अपने रूप तथा लावण्य से सबके आकर्षण का केंद्र थी। नरेश अपनी चपलता और होशियारी के लिए सबका प्रिय था ही, पर वह उस रूपवती सुंदरी का भी प्रिय हो जाए, यह किसी को भी पसंद नहीं आया। फिर भी सभी समझते थे कि यह स्वाभाविक ही है, क्योंकि नरेश जैसा प्रतिभाशाली था वैसा ही धनवान भी था। बात बात में वह लजाता हुआ कहता था कि बड़ौदा में उसके पिता की 2 मिलें तथा 4 मोटरें हैं। वहां तो बड़े राजसी ठाठ तथा लाड प्यार से रखा जाता है, पर उसकी इच्छा बंबई में ही पढ़ने की थी, इसलिए वह यहाँ चला आया है। मम्मी तो बहुत रोई थी, पर पापा इरादे के बड़े पक्के हैं। बेटा अपने आप अपनी जिंदगी संवार सके, इसलिए न तो एक मोटर वहां से भेजते हैं और न मुझे यहाँ खरीदने देते हैं। बस 4 में से 2 तो बेकार पड़ी रहती है। एक का इस्तेमाल मम्मी करती है, एक पापा की सेवा में रहती है। जब कभी मैं वहां होता हूं तब तीसरी मोटर भी मुझे दे दी जाती है, और मम्मी अक्सर कहती है तू अकेला है इसलिए तेरे हिस्से में 2-2 मोटरें हैं। नरेश और नंदिता जब भी मिलते उनकी बातचीत का विषय मुख्यतः विदेश होता। नंदिता कहती, मेरे पिताजी काफी वर्ष विलायत में रहे हैं, इसलिए मेरा बचपन करीब करीब वहीं बीता है, पर मेरे पापा बड़े ही सनकी है। जब मैं 10 साल की हुई तब उन्होंने अपना वहां रहने का इरादा बदल दिया। तंबू उखाड़कर इधर आए। अब वह माथे पर त्रिपुंड दागते हैं और गीता के श्लोक बोलते रहते हैं, बड़े सनकी लगते हैं। इतना कहकर वह जोर से खिलखिला पड़ती। तभी नरेश पूछ बैठा,
टेम्स नदी को कल कल बहते नहीं सुना है ना? कैसे बहेगी बेचारी जब सारा शहर उसे घेरे हुए है? तो फिर ऐसे कल कल नाद करते हुए हंसना कहां से सीखा नंदिता? बचपन तो तुमने उसी के किनारे बिताया है ना? आप बड़े वैसे हैं, पर तुम्हारी तरह नहीं। और मेरे पिता भी तुम्हारे पिता की तरह नहीं है। उनमें सनक तो बिल्कुल ही नहीं। व्यापार उनका प्राण है। विलायत में भी धंधा ही करते रहे। पारंगत होकर जब स्वदेश लौटे तब यहां भी व्यापार ही किया और ईश्वर की कृपा से उन्हें सफलता भी खूब मिली। ठीक ठीक, नंदिता हंस पड़ी। 2 मिले तथा 4 मोटर गाड़ियों की सफलता कोई खास सफलता नहीं कहलाती नरेश जी। 5वीं भी आने वाली है। नरेश ने गंभीरता से कहा। आज ही मम्मी का पत्र आया है। उन्होंने इस बात को गुप्त रखने को कहा है। ये किसे मिलेगी? किसे मिलनी चाहिए? तुमको। नंदिता ताली बजाती उठ खड़ी हुई। आपको भी फायदा हो गया? मुझे भी कभी उसमें लिफ्ट दोगे ना? मैं क्या कहूं? नरेश ने असमंजस में पड़ते हुए कहा। उसकी आवाज भी धीमी पड़ गई कि उसे किसी को दे सकूं, इसीलिए मम्मी का स्क्रू घुमाने की कोशिश कर रहा हूं। सचमुच? सामने रखी एक किताब की ओर संकेत करते हुए नंदिता ने नरेश से पूछा। तुम मार्क्स को पूरा कर चुके हो शायद। ये तो कोई दूसरी किताब लगती है। ये फ्रायड की है, देखनी है? भाड़ में जाए फ्रायड, मुझे तो उसका नाम भी पसंद नहीं। तुम बहुत जल्दी ही ऊब जाने वाली जान पड़ती हो। तो लाओ, देख लेती हूं, इसमें क्या है? नहीं नहीं, रहने दो, मेरा फायर इतना गिरा हुआ नहीं है, नरेश ने हंसते हुए कहा और उस पुस्तक को उसने जरा परे खिसका दिया। देखूं तुम्हारा फ्रायर, उसमें क्या पढ़ने लायक है? कहकर उसने अचानक आगे बढ़कर पुस्तक उठा ली। अरे, ये तो लंदन की गाइड बुक है। फ्रायर कहाँ है? अरे, ये आ गई, बदल गई होगी शायद। पटेल है ना, काफी दिनों से पीछे पड़ा है लंदन के बारे में जानने के लिए, इसीलिए उसे देने के लिए लाया हूं। बेचारा फ्रायर तो मेरे कमरे में ही सो रहा होगा। पर यह भी उन लोगों के लिए है जो लंदन से बिल्कुल अनजान है। पटेल तो अनजान ही है ना? पर यह पुस्तिका तो एकदम नई है, क्या उसी के लिए खरीदी? क्या करूं, मित्र है ना, और फिर क्या उसकी खरीदने की औकात है? कितने उदार हो तुम। उदार तो तुम हो नंदिता। नरेश की आवाज भाव विभोर हो उठी। नहीं तो मेरे जैसे को इतने स्नेह भरी मित्रता कैसे देती? तुम्हारे जैसे को? नंदिता ने भ्रुकुटी सिकोड़कर पूछा। नरेश ने उसी दिन अपने पिता को पत्र में लिखा। आपकी एक बात हमेशा सच होती रहती है कि मुझे परीक्षा में अच्छी डिवीजन नहीं मिलती। वैसे ये बात सभी मानते हैं कि मेरा सामान्य ज्ञान बहुतों से अच्छा है। क्योंकि मैं किताबी कीड़ा नहीं हूं, शायद इसीलिए ऐसा है। यह कोई नहीं मानेगा कि मैं वास्तव में ठूठ हूं। इतना ठोज कि बंगाली सीखने बैठा, पर लिपि इतनी टेढ़ी मेढ़ी कि उसी में उलझ कर रह गया और उसे छोड़ बैठा। फिर भी मेरे मित्र मुझे बंगाली का पंडित मानते हैं। मुझे हंसी आती है उन पर। माँ कैसी है? दुकान कैसी चल रही है? व्यापार मंदा ही लगता है। पिछले महीने आपने मुझे 25 रुपए कम भेजे थे। गुजारा कर रहा हूं। पिछले महीने से एक ट्यूशन भी मिल गई है। आपकी कैसी तंदुरुस्ती है, उसमें मैं आपको ज्यादा मेहनत करने देना नहीं चाहता हूं। अगले वर्ष तक मैं भी आए कर लूंगा। बस इतनी ही देर है, इसके बाद मैं आपका बोझ हल्का करने। उसकी आंखें भर आई, हाथ रुक गया। उसे 2 मिलों तथा 4 मोटरों की याद हुई। पत्र डाक में डालकर नरेश ने एक अजीब सी तसल्ली महसूस की, ऐसी ही जैसी नंदिता के सानिध्य से होती थी। यह सानिध्य अब और ज्यादा मधुर हो गया था। कभी कभी कोई यह भी कह उठता था कि दोनों का विवाह हो जाए तो जान छूटे, पर विवाह कैसे हो सकता था? नरेश तो जैसे कुछ जानता समझता ही नहीं था। सारी दुनिया समझती है तो फिर यह कैसे नहीं समझता? नंदिता सोचती थी, कैसा भोला है। तुम कुछ समझते क्यों नहीं? क्या नहीं समझता?
जो सारी दुनिया समझती है वह, कि ये मुझसे नहीं कहा जाएगा तो किससे कहा जाएगा? तुमसे, कहकर नंदिता ने अचानक उसका हाथ थाम लिया। जो कुछ नरेश को अभी तक समझ में नहीं आया था वह अचानक ही आ गया। नंदी, वह सिर्फ इतना बोल सका। बोलते क्यों नहीं? क्या बोलूं? तो बहुत भोली है। भोले तो खुद हो, मन की बात कहने का साहस तक नहीं करते। हालात ने नरेश को जैसे सावधान कर दिया हो। उसके मुख पर एक निर्णय, एक निश्चय की चमक थी। उसने कहा, कहूंगा, एक दिन जरूर कहूंगा। कहूं? पर क्या कहूं? ऐसी भोली भाली, फूल जैसी निर्दोष लड़की से, जो मुझे 2 मिलों तथा 4 मोटरों का मालिक और माइकेल मधुसूदन दत्त पर्यंत बंगाली साहित्य का विद्वान समझती है, ऐसी श्रद्धामयी लड़की से भला क्या कहूं? एक छोटी सी कोठरी में करवट बदलते हुए नरेश को नींद नहीं आ रही थी। अपने सहपाठियों की नजरों में उसने इस कोठरी को अपने चाचा का नेपियन सी रोड का महल बना रखा था। किसी किसी को तो उसने एक अट्टालिका को दूर से दिखाया तक भी था, पर चाचा का अभिमान तथा चाची की लड़ाको वृत्ति की किलेबंदी करके उसने वहां सबका प्रवेश रोक रखा था। यह महल, जो हमेशा उसे गहरी नींद में सुला देता था, आज नींद के बजाय आंसुओं को उपहार दे रहा था। इस उपहार के पीछे उसको मेहनत करते हुए पिता तथा काया घिसती हुई माँ दिखाई देती है। नन्हे से गांव की गंदी गलियां उभरती है, उसमें क्या नंदिता रह सकती है? नामुमकिन, बिल्कुल नामुमकिन। मैं नरेश गया चाहे जितनी गपोड़ी हो, पर ऐसा अत्याचार कभी नहीं कर सकूंगा। तो कहना क्या चाहिए? नंदिता से? अब तो नंदी, उसने कहना चाहा। नंदिता जैसे नींद से जागी हो। विस्मय उसके चेहरे पर था। वह सोच रही थी, नरेश की इस आवाज में इतनी व्यथा क्यों है? तुमने एक दिन मुझसे कहा था कि मैं तुमसे कुछ कहूं। हाँ हाँ, वह उत्साहपूर्वक बोली। मैं तो इसी का इंतजार कर रही थी, हर रोज, हर घड़ी, हर पल। मुझे तुमसे जो कहना है वह कहूंगा, पर पहले एक सवाल पूछूं? पूछो ना। नहीं क्यों? तुम मेरी कितनी घनिष्ठ मित्र हो? हूं ही, पर फिर भी। नरेश अचकचाया, बोला, क्या मैंने कभी कोई मर्यादा तोड़ी है? मैंने कभी भी तुम्हारा मित्र के अलावा किसी और तरीके से स्पर्श किया है? सच कहना। नहीं किया, पर तुम ऐसे हो, इसी कारण तो मैं क्या कहूं तुमको। कैसी भोली हो, उसने कहा। इतना गहरा संबंध होने पर भी मैंने ऐसा कुछ क्यों नहीं किया, इसका विचार तक तुमने नहीं किया। इसमें विचार क्या करना? तुम इतने अच्छे हो कि मनुष्य चाहे जितना अच्छा हो, फिर भी वह ऐसा नहीं करेगा नंदी। तो फिर कौन नहीं करेगा? नंदी ने छेड़ा। शादीशुदा, जैसे कब्र से नरेश की आवाज आई। नरेश! नंदिता चीख सी पड़ी। शादीशुदा, नरेश ने उतने ही धीमे स्वर में दोबारा कहा। इसके पहले कि नंदिता उसे रोककर कुछ पूछ सके, वह चला गया। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अपने सुझाव कमेंट करना न भूले। तो चलिए आज की अगली कहानी शुरू करते हैं। चिट्ठी लिखकर उसने टेबल पर रखी और घर की चाबी, किताब और पर्स लेकर निकल ही रही थी कि टेलीफोन की घंटी बजी। अपूर्व का फोन था। हेलो पूर्वी, कैसी हो? आज का दिन अच्छा गुजरा ना? सुनो, 6 बजे के करीब पहुंचूंगा। साथ में 3 मित्र होंगे, वहीं खाना खाएंगे। पूर्वी ने कोई उत्तर नहीं दिया, धीरे से फोन रख दिया। उसे बहुत गुस्सा आया। कितने समय बाद, महीनों, सालों बाद, शायद शादी के बाद पहली बार ऐसा मौका आया था कि उसने अपने लिए अपना कार्यक्रम खुद बनाया था। एक सादा सा, छोटा सा कार्यक्रम, सिर्फ अपने लिए, अपनी घर गृहस्थी से अलग, सिर्फ खुद से बातें करने के लिए। और अब आज शाम 4-5 मेहमान घर में खाने पर आ रहे हैं। अभी तक तो कोई ऐसी बात नहीं थी। घर में इसके लिए जरूरी साग सब्जी और अन्य चीजें भी तो नहीं है। इतने लोगों को अच्छी तरह खिलाने पिलाने के लिए तो
बाजार से भी बहुत कुछ लाना पड़ देगा। हालांकि उसे भी अच्छा लगता था जब लोग कहते कि पूर्वी के घर अचानक चाहे जितने मेहमान पहुंच जाएं, वह कभी परेशान नहीं होती। जरा सी देर में ही वह इतना स्वादिष्ट खाना बनाती है कि पूछो मत। गाजिब की सूझबूझ और होशियारी है उसमें। इसीलिए अपूर्व बिना कोई सूचना दिए अपने मित्रों को अक्सर खाने पर ले आता। उसे पूरा भरोसा रहता कि व्यवस्था हो ही जाएगी और अच्छे से होगी। मेहमान पूर्वी के आतिथ्य का बखान करते, घर चलाने की कुशलता तो कोई पूर्वी से सीखे। ऐसा नहीं था कि पूर्वी केवल रसोई ही अच्छी तरह से संभालती थी। अपने विद्वान प्रोफेसर पति का सारा पत्र व्यवहार, उनके लेखों का वर्गीकरण, उनके भाषणों की नकल, विभिन्न अखबारों में प्रकाशित लेखों की कतरने काटकर उन्हें विषयवार जमाती, हस्तलिखित प्रतियों की प्रेस कॉपी तैयार करती। यह सब वह इतनी दक्षता से करती कि अपूर्व बड़े गर्व से कहता, पूर्वी तो मेरी कार्यकारी मंत्री है, इसके बिना मैं अपना कार्य सुचारू रूप से कर ही नहीं सकता। फोन की घंटी फिर बजी। अपूर्व की आवाज थी। पूर्वी, फोन क्या कट गया था या कोई और बात थी? मुझे लगा तुम वापस फोन करोगी, इसलिए मैं राह ही देख रहा था। पूर्वी ने केवल हुंकारा भरा। अपूर्व कुछ फिक्र से बोला, तबीयत तो ठीक है ना? आवाज क्यों ढीली लग रही है? उत्तर में पूर्वी केवल हंसी। अपूर्व को अब जरा तसल्ली हुई। हाँ, अब हुई न बात। तुम्हारी हंसी सुनकर जी को चैन आया। हाँ, अब सुनो, ठीक 6 बजे हम लोग आ जाएंगे। जल्दी आता, पर सब साथ में है, इसलिए थोड़ी देर हो जाएगी। सब खाना वहीं खाएंगे, ठीक है ना? उत्तर में पूर्वी ने जरा हंसकर कहा, ठीक है, और फोन रख दिया। वह घर की दहलीज पर आ खड़ी हो गई। एक पांव अंदर और एक बाहर। अंदर रहने का मन नहीं और बाहर जाने का सुयोग नहीं। एक नजर उसने घर पर डाली। कितनी सजावट, कितनी सारी चीजें, और इन चीजों से घर के कोने कट्टरों में कितना गहन अंधकार। इस गहराते अंधेरे की अतल गहराइयों में खो जाने से पहले ही इससे बाहर निकल जाऊं, पर निकलूं कैसे? दिन प्रतिदिन इन कोनों में अंधेरा और गाढ़ा होता जा रहा है। ऐसा लगता है जैसे इन सब चीजों में से एक रिक्तता लंबा हाथ पसार कर उसे डसने आ रही है। लेकिन यह बात उसने आज तक किसी से कही भी नहीं। एक तो उसे कभी इतनी फुर्सत ही नहीं मिलती। घर में कितना काम रहता है, सभी चीजों को संभालने, सजाने, साफ सुथरे ढंग से रखने में कितनी मेहनत लगती है। उसे मुश्किल ना हो इसलिए पतिदेव ने कितने साधन जुटाए हैं। बिजली का मिक्सर, बिजली का चूल्हा, टेप रिकॉर्डर, रिकॉर्ड प्लेयर, वॉशिंग मशीन, वैक्यूम क्लीनर, कप डीजिरों पर खुद ब खुद पानी छिड़कने वाली प्रेस, फलों का रस निकालने वाली मशीन आदि न जाने कितनी चीजें घर में है। इन सभी चीजों की साज संभाल, उन पर धूल न चढ़े, उनकी मशीन न खराब हो जाए, इस सब का ध्यान रखने में ही उसका सारा समय बीत जाता। नए नए रिकॉर्ड्स आते तो उन्हें विषयवार छांटती। टेप किया संगीत, अपूर्व के भाषण, उसकी चर्चाएं, सभी पर लेबल लगाती, तारीख डालकर सभी कुछ व्यवस्थित रखती। सभी चीजों का इस्तेमाल संभाल कर होना चाहिए, नहीं तो वे खराब हो जाती हैं। एक बार फलों का रस निकालने वाली मशीन का काफी समय तक इस्तेमाल नहीं हुआ, वह भूल ही गई थी। बाद में अंदर की जाली चिपक गई, किसी भी तरह से निकल ही नहीं रही थी। सारे उपाय करके वह थक गई, पर सब बेकार। उस दिन अपूर्व बेहद नाराज हुआ। चीजें ठीक स्थिति में रहे, इसके लिए ध्यान देना चाहिए। ये चीजें हमारे उपयोग के लिए है, अगर इनका उपयोग ना हुआ तो ये हमें ही खा जाएंगी। फिर उसे सुधरवाने के लिए भी पूर्वी को ही जाना पड़ा। अपूर्व को तो हमेशा की तरह बहुत काम था। फिर पूर्वी कौन, पुराने जमाने की डरपोक और व्यक्तित्वहीन स्त्री थी। वह बैंक जा सकती थी, इनकम टैक्स रिटर्न भर सकती थी, इत्यादि इत्यादि। इसीलिए वह बैंक जाती, रिटर्न भरती। अपूर्व को शेयर खरीदने का विचित्र शौक अपने पिता से विरासत में मिला था, पर
शेयर बाजार के उतार चढ़ाव को समझने की जिम्मेदारी पूर्वी पर ही आ पड़ी। अपूर्व कहता, तुम तो पढ़ी लिखी हो, अब से तुम ही मुझे गाइड करना कि कौन सा शेयर खरीदना है और कौन सा बेचना है। मुझे तो जरा सी भी फुर्सत नहीं मिलती है। एक बार पूर्वी ने चिढ़कर कहा भी था, अगर समय नहीं मिलता तो शेयर का धंधा मत करो, दूसरे काम क्या घटिया है। लेकिन अपूर्व को इस सब में बड़ा रस मिलता। पैसों के लिए नहीं, पैसों की उसे आवश्यकता नहीं थी। शेयरों को खरीदना, बेचना, उनके मूल्य का अनुमान लगाना, इसमें उसे बड़ा मजा आता था। पर इसके लिए प्रारंभिक सारा काम पूर्वी को ही करना पड़ दिया। अपूर्व बड़े अभिमान से कहता, पूर्वी तो मेरी सेक्रेटरी है। एक बार एक पार्टी में बहुत सारे मेहमान थे। अपूर्व के विदेश में रहने वाले 2-3 मित्र पहली बार घर आए थे। अपूर्व ने पूर्वी का परिचय करवाया, मेरी सेक्रेटरी। फिर जरा रुककर कहा, और मेरी पत्नी भी। पहले तो वे लोग हंसे, फिर पूर्वी का अभिवादन किया और उसकी प्रशंसा की। पर उनके हास्य में अटकी गूढ़ता पूर्वी की समझ में ना आई। उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगा। सेक्रेटरी होने में भला कौन से गौरव की बात थी। उसके बाद दिन रात जब भी वह अकेली होती, खुद से प्रश्न करती, जीवन में क्या मुझे किसी की सेक्रेटरी ही बनना था? अपने बारे में मेरी कल्पना क्या केवल एक अच्छी मेहमानवाज और स्वादिष्ट रसोइये की थी? क्या मैं दूसरों के साधनों को अच्छी तरह चलाने वाली कुशल कारीगर मात्र हूं? मैं क्या हूं और मेरा लक्ष्य आखिर है क्या? मेरे सपनों में किसके फूल खिलते हैं? मेरे जीवन की सार्थकता किसमें है? मुझे कहां मिलेगी, किसमें मिलेगी? फिर तो जैसे जैसे वह विचार करती गई, वैसे वैसे उसके दिमाग की खिड़कियां खुलती चली गईं। घर और पति का काम और सुख सुविधा के इन साधनों की साज संभाल में ही उसका सारा जीवन बीता जा रहा था। क्या यही उसके जीवन का उद्देश्य है? क्या इसके परे उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है? इस सीमा के बाहर कोई अन्य संसार है भी या नहीं? इस संसार का प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में अद्वितीय है, ऐसा अपूर्व कई बार अपनी चर्चाओं में कहता था। तो उसकी अपनी अद्वितीयता किसमें है? सेक्रेटरी की शिक्षा ग्रहण किया हुआ कोई भी व्यक्ति फाइलों का वर्गीकरण कर सकता है, डाटा तैयार कर सकता है। इन सभी साधनों की अच्छी तरह साज संभाल तो कोई सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति भी कर सकता है। इच्छा न होने पर भी प्लग लगाकर, बटन दबाकर रिकॉर्डेड संगीत कोई भी सुन सकता है। भूख न होने पर भी मशीन को घर घर चलकर गाजर का रस निकालकर पी सकता है, उसके गुण और पौष्टिकता का बखान कर सकता है। रुचिकर न लगे तो भी बिजली के ओवन में मैक्सिकन रेड बेट या चीज एंड पोटैटो फ्राई बना सकता है। क्या सिर्फ इसलिए इन सभी साधनों का उपयोग होना चाहिए, इन्हें साफ रखना चाहिए? क्योंकि अगर इनका उपयोग न हुआ तो ये पर्दे बेकार हो जाएंगे। दिमाग की खिड़की खुलने से एक के बाद एक विचार आने लगे और उनका प्रकाश उसे चौंधियाने लगा। इस घर में उसका अपना स्थान क्या है? आखिर उसका काम क्या है? और यदि कुछ है भी तो उसका स्थान उसके अपने जीवन में सर्वोपरि है क्या? उसके जीवन की चरम सिद्धि क्या है? ये घर आखिर है किसका? खुद उसका, अपूर्व का, या फिर इन चीजों का? ये संगीत क्या स्वयं के आनंद के लिए है या कि टेप रिकॉर्डर बिगड़ न जाए इसलिए है? संगीत उसे बहुत पसंद था, पर वह यह तो नहीं था तो फिर क्या? बहुत दिनों पहले उसकी एक सखी उससे मिलने आई थी। उसका घर 2 बस स्टॉपों के बीचों बीच था। सहज ही पूर्वी ने उससे पूछा, घर जाने के लिए तो पहले स्टॉप पर उतरकर थोड़ा आगे जाती है या फिर दूसरे स्टॉप पर उतरकर पीछे जाती है? सखी ने उत्तर दिया, दूसरे पर उतरकर पीछे जाती हूं। पता है क्यों? दूसरा स्टॉप समंदर के सामने है। सखी ने सलज्ज मुस्कान के साथ ऐसे कहा मानो किसी गुप्त प्रेम की बात कर रही हो। पहले से खुली खिड़की में से एक दूसरा विचार उभरा और पत्थर बनकर ठिठक गया। यहीं पर ही तो कहीं उसके प्रश्न का उत्तर नहीं था। बस
उसी दिन से वह उससे मिलने जाने की योजना बना रही थी। सखी से नहीं, समंदर से मिलने की। एक अच्छी सी पुस्तक साथ ले जाने का विचार था। हाय, कितने ही समय से कोई अच्छी सी किताब पूरी पढ़ने का योग ही नहीं बैठ रहा था। अखबारों के सामयिक और रविवारीय अंक पढ़ने में ही पूर्वी का सारा समय निकल जाता था, और यह पढ़ना ऐसा था जैसे जानकारियों के असंख्य टुकड़ों को पढ़ना और फिर फौरन ही उन्हें भूल जाना। मित्रों की बैठक में अधिकार पूर्वक चर्चा कर सके, ऐसा कुछ पढ़े तो शायद जमाना गुजर गया। पढ़कर उसमें गहरे डूबकर विचार करने के लिए, मनुष्य के इतिहास को, बदलते समाज की स्थितियों को समझने, मानव मन की अनंत गहराइयों में छिपे तथ्यों को जानने और उनमें अंतर्निहित सिद्धांतों की खोज करने के लिए एक ज्वलंत चिंतन प्रक्रिया का सृजन करना पड़ता है। अंतः स्वरूप की खोज करने वाली चाबी खोजनी पड़ जाती है, और ऐसा कुछ तो उसने लंबे समय से पढ़ा ही नहीं था। बहुत दिनों पहले, शायद महीनों या सालों पहले, शादी के बाद अपूर्व सैकड़ों पुस्तकें पढ़ाता था, और वह उसकी सेक्रेटरी के रूप में काम करती, और वह उसके लिए लाइब्रेरी जाकर किताबें लाती। और अपूर्व उसके लिए क्या करता? अपूर्व क्या किसी दिन उसके लिए सेक्रेटरी बन सकता है? उसके लिए पूर्वी ने सैकड़ों काम किए हैं, क्या वह उसके लिए एक भी काम कर सकता है? इसीलिए आज उसने तय कर लिया है कि सेकेंडरी रोल वाली निरर्थक भूमिका में से, तुच्छ कार्यों के इस महत्वहीन दायरे में से उसे निकलना है। दरिया पर जाना है, किसी शांत कोने में चुपचाप बैठना है, इनफ इज इनफ पढ़ना है। सर्दी की सहज ही थरथराती नरम दोपहर की सुनहरी गुनगुनी धूप में बैठना है। अवकाश, सिर्फ अवकाश का अनुभव करना है। मन में सन्नाटा खींचकर समुद्र को महसूस करना है। उसके सामने आलथी पालथी मारकर बैठना है। अपने भीतर खो चुके अवकाश को ढूंढना है। सागर की असीम विशालता में से एक सुर खोज कर लाना है। अवकाश का संगीत सुनना है। अपने ही अंतर्मन में छिपे नाद को सुनना है। फोन की घंटी फिर बजी। अपूर्व ही होगा। वह मन ही मन हंसी। उसने चाबी और पर्स उठाया। समुद्र किनारे जा रही हूं, लिखकर चिट टेबल पर इस तरह रखी ताकि वह अच्छी तरह से नजर आए, और फिर वह पुस्तक हाथ में लेकर सीढ़ियां उतर गई। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अपने सुझाव कमेंट करना न भूले। तो चलिए आज की अगली कहानी शुरू करते हैं। खिद्दाकी से उन्होंने आकाश की तरफ नजर फेरी। पलंग उन्होंने इस तरह रखवाया था कि जिससे आंगन में लगे नीम के पेड़ को अच्छी तरह से देखा जा सके। कई बार नीम की डालियां हवा में खूब जोर से हिल उठती तो ऐसा लगता जैसे खिद्दकी पर दस्तक दे रही हों। डालियों के बीच की फांकों से भूरा सफेद आकाश और उसमें सरकते दूधिया बादलों के टुकड़े दिखते। डालियों पर कभी कभी एक सफेद पक्षी आ बैठता, लंबी पूंछ वाला, शायद दूधराज होगा। आमतौर पर वह घनी झाड़ियों में रहता है, सामान्यतः दिखता नहीं, पर यहां तो वह ऐसे आ बैठता जैसे खुद को दिखाने आया हो। घर में खूब चहल पहल है। आज दोपहर की फ्लाइट से दीपांकर और मारिया आने वाले। दीपांकर उनका सबसे छोटा बेटा 7 वर्ष पहले अमेरिका गया था। वहीं अमेरिकी लड़की से विवाह कर लिया। बार बार आने का लिखता था पर आया नहीं। अब माँ बीमार है, मरणोन्मुख है, तो पत्नी को लेकर आ रहा है। अमेरिकी लड़की क्या पता कैसी हो। वे मन ही मन थोड़ा हंसी। टैगोर का गीत मेघानी ने अनुवाद किया था। वह कैसी है कैसी नहीं, माँ मुझे जरा भी याद नहीं। अपने समय में उन्होंने टैगोर को खूब पढ़ा था। टैगोर, यीट्स और इब्सन। अपने हमउम्र मित्रों के साथ रविवार को दूर नहीं, पास ही किसी जंगल में जाते, खाते पीते, वृक्षों के नीचे आड्ढे पड़ते, गीत गाते और ऊंची आवाज में काव्य वाचन करते। जेते आमी दियो न तुमाए, विलियम ब्लेक का टू सीड वर्ल्ड इन अ ग्रेन ऑफ सैंड। यीट्स का पहले का काव्य तो उन्हें कंठस्थ ही था। आई विल अराइज ऑन को नाउ, जहां दिन रात सरोवर का जल थपकी देता है,
वहां जाऊंगा। जॉन मेन्सफील्ड की कविता। मुझे एक राह दो, सिर पर हो आकाश, ठंड हो तो राह में अलाव तापूं, फिर प्रभात, फिर प्रवास। अब इस पीर ही बढ़ा बेटा और उसकी पत्नी माया, मंझला बेटा और उसकी पत्नी छाया ने क्या कभी टैगोर, कालिदास या शेक्सपियर को पढ़ा होगा? नीत्शे और बर्गसन के तो शायद नाम भी न सुने होंगे। अपने कमरे की अलमारी में उन्होंने अपनी पसंद की किताबें रखी थी। क्रिएटिव इवोल्यूशन, फोर्थ वे, एकोत्तरशती, रविंद्रनाथ, जॉन डन और ब्लैक के संग्रह जमा किए थे। जाने कितनी किताबें थी, पर इन बहुओं ने कभी अलमारी को हाथ भी नहीं लगाया, पूछा भी नहीं कि ये कौन सी किताबें हैं। वे तो एलिस्टर मैकलीन्स, जेम्स हेडली चेज, इयान फ्लेमिंग, गुलशन नंदा की पुस्तकें ही पढ़ती। बार बार कहती, बहुत बोर हो गए। बोर शब्द उनकी बातों से जरता ही रहता। उन्होंने अपने जीवन में बोरियत का कभी एहसास भी नहीं किया। वे और उनके पति पूर्णमासी पर कई बार लोनावला चले जाते। वहां एकांत में सौंदर्य प्रेमी यात्रियों के लिए स्वप्न नाम का एक गेस्ट हाउस था। नीची छत का छोटा सा मकान, ऊपर एक छोटी सी कोठरी थी जिसमें चारों तरफ ऊपर से नीचे तक कांच की खिड़कियां थी। पूर्व दिशा में एक लंबी पर्वतमाला थी। उसके पीछे से चंद्रमा जरा देर से ऊपर आता। वे वहां शांत, स्थिर, एकाग्र होकर बैठ जाते, सूक्ष्म से सूक्ष्म स्पंदन ग्रहण करते और राह तकते चिरपरिचित, चिर आह्लादकारी प्रकाश दर्शन की। धीरे धीरे पहाड़ियों के पीछे से एक रत्नार आभा दिखाई देती, फिर एक चमकीली सफेद लकीर। उनके और उनके पति के हाथ अचानक मिल जाते। आनंद की अनुभूतियों में साथी होने का विश्वास जाग जाता। फिर चांद झट से ऊपर आ जाता। उस समय जैसे पृथ्वी की गति थम जाती। मुमकिन होता तो 2-3 दिन वहीं रुक जाते। पूनम के चांद के बजाय एकम दूज के चांद को उगते देखना अधिक रोमांचक होता। इस छोटे से पहाड़ी स्थान में 9 बजे से ही नीरवता छा जाती। सब कुछ शांत हो कोने में दुबक सा जाता। आकाश सांस रोककर देखता। हवा में कहीं धुआं, घरों की बत्तियों की तीखी किरणें, चारों तरफ सन्नाटा और कोमल मुलायम अंधकार भरी नीरवता। फिर जरा देर में चांद उगता। विस्मय से पहाड़ियों को देखता, सोई हुई पृथ्वी को निहारता और फिर तो जैसे प्रकाश की झड़ी ही लग जाती। उन्हें इसका सघन स्पर्श महसूस होता और तन मन भीग जाता। सौंदर्य की ऐसी सैकड़ों अनुभूतियों से उनका जीवन भरा पद्दा था। किसी सांझ की बेला में नीम के नीचे रिल्के की कविता पढ़ती, वीद वेस्टेयर्स ऑन सोरोज। दुख से छुटकारे की राह देखने में ही हम शोक को व्यर्थ कर देते हैं। उनके पति चुपचाप सुनते। जीवन के इस आवागमन के पीछे छिपे मर्म की अल्प जलप झांकी दिखती। दुख को समझदारी के साथ स्वीकारने व वेदनाओं में छिपे मर्म को समझने की कोशिश करते। ये लोग जीवन को किस तरह देखते हैं, कई बार उनके मन में यह सवाल भी उठता। परंतु माया छाया के पास इत्मीनान से बैठने की, बात करने की कभी फुर्सत ही नहीं रहती थी। वे तो सारा दिन किसी न किसी चीज में व्यस्त रहती। कभी कुकिंग क्लास में जाती और फ्रेंच पुडिंग, इटालियन पिज्जा बनाना सीखती। इंटीरियर डेकोरेशन की कक्षा में जाती, इकेबाना की मीटिंग करती, कैंडल लाइट डिनर लेती, बालों की नई नई स्टाइल सीखती और बनाती, कपी जिधुआओं के नए नए मैचिंग करती और सुंदर भी दिखती। पर बाहर से जब वे घर आती तो हमेशा कहती, बोर हो गए, थक गए। वो प्रेमनाथ कितना बोर था। बोरियत की क्यारी में ही उनका दिन उगता और सांझ ढलती। स्थापित व्यवस्था एवं परंपराओं के विद्रोह की बातें भी करती। कई बार कुछ हिप्पी भी उनके मेहमान बनकर घर में आए। इस सब के बावजूद भी उनके जीवन में बद्दा खालीपन था। जीवन का आनंद तत्व उनकी मुट्ठी से फिसल चुका था। वे जी रही थी, पर उन्हें लगता था इस सब का अर्थ क्या है। और अब एक नई लड़की घर में आ रही है, मात्र 23-24 वर्ष की। दीपांकर ने विवाह के समय के फोटो भेजे थे, पर फोटो से
और वे भी विवाह के फोटो से व्यक्ति का परिचय कहाँ मिलता है। उन्हें कौतूहल हो रहा था। दीपांकर की पसंद की लड़की